CA फाउंडेशन न्यू स्कीम, CA फाउंडेशन न्यू स्कीम, मुन्ना प्लीज ध्यान दो। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में क्वेश्चन नंबर 6 तक देखा था, 7 से आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उसके पहले एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी नाम का हम लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। सो JLP जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्यों बनाते हैं, क्या है, पहले एक बार ये समझो, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बनाता हूं, उसके बाद में कुणाल बोल रहा है सर डिसाइडेड बाय द पार्टनर्स ऑफ द फर्म ऑन द जॉइंट लाइव्स ऑफ अदर पार्टनर्स। थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में बता रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। ABC ये 3 पार्टनर है, मान लो ये C छोड़ के जाना चाहता है, या C अचानक इसकी डेथ हो गई, या C छोड़ के चला गया, मे बी ये रिटायर्ड हो गया, या मे बी इसकी डेथ हो गई। दोनों केस में ये फर्म छोड़ के चला गया। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, ये जाने वाले पार्टनर को क्या क्या देना पड़ता है? सो ये जो आउटगोइंग पार्टनर है ना बच्चों, ये जो आउटगोइंग पार्टनर है, इस जाने वाले पार्टनर को क्या क्या अमाउंट पे करना पड़ेगा? अमाउंट पेएबल टू सच पार्टनर, बोलो बच्चों कौन कौन सी अमाउंट पे करेंगे? हाँ, सबसे पहला इसका कैपिटल जो इसने लाया था, इनकमिंग के समय से हमने कैपिटल लिया था ना, अब ये पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो इसको कैपिटल वापस भी करना है। जब ये आया था तब हमने इससे क्या लिया था? कैपिटल। छोड़ के जाएगा तो इसको वापस क्या करना पड़ेगा? कैपिटल। आया था जब इसने गुडविल लिया था, एक सेकेंड बैटरी चेंज करता। हेलो हेलो, आया था तब हमने इससे क्या लिया था? गुडविल। अब छोड़ के भी जाएगा तो इसको क्या देना पड़ेगा? गुडविल। आया था तब हमने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस किया था, तो जाते समय भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस देना पड़ेगा क्या? आया था तब जनरल रिजर्व एग्जिस्टिंग पार्टनर ने एग्जिस्टिंग रेशो में बांट लिया था। अब ये छोड़ के भी जा रहा है तो क्या मुझे एग्जिस्टिंग रिजर्व सरप्लस जाने वाले पार्टनर को भी देना पड़ेगा क्या? रिजर्व्स, सरप्लस, प्रॉफिट, जो भी कुछ रहेगा, या फिर लॉस होगा तो उसका कैपिटल हम लोग कम कर देंगे, लॉस रहा तो कैपिटल कम कर देंगे, बट रिजर्व सरप्लस से तो देना पड़ेगा ना, यस और नो? ये सारी चीजें हमें उस जाने वाले पार्टनर को देना पड़ेगा। प्लस अगर किसी पार्टनर से, जाने वाले पार्टनर से लोन लिया होगा तो वो बोलेगा ना मेरा लोन भी वापस करो। तो इतनी सारी अमाउंट, एक बार आप अमाउंट देख रहे हो बच्चों, अचानक इतना सारा पैसा ये पार्टनरशिप फर्म कहां से लेके आएगी बॉस? इतना सारा पैसा ये फर्म के लिए अचानक से इकट्ठा करना और पे करना चैलेंजिंग है। तो ये जो रिस्क है, कौन सी? ये जो रिस्क है, रिस्क दैट रीपेमेंट टू द आउटगोइंग पार्टनर, रीपेमेंट टू द आउटगोइंग पार्टनर मे बी डिलेड, या फिर फर्म कुड नॉट पे, शायद फर्म पे नहीं कर पाएगी या डिले हो जाएगा। ये रिस्क है बॉस, अचानक कोई पार्टनर छोड़ के चला गया तो उसको इतना सारा पैसा हम लोग कहां से देंगे? ये एक बहुत बड़ी रिस्क है, इतना सारा पैसा अचानक से कहां से लेके आएंगे? इसीलिए तो तुम देखो ना यार, जब कभी भी कोई मेडिकल में एडमिट होता है, हॉस्पिटल में एडमिट होता है, उसका अगर कैंसर का, इसका उसका इलाज अगर चल रहा है तो बहुत सारा पैसा लगता है ना। हॉस्पिटल वालों को थोड़ी बोल सकते हैं EMI में दे देंगे। तो आप अचानक से इतना पैसा लगने वाला है, इस रिस्क को आप क्या करते हो? इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर देते हो। और हॉस्पिटल में अगर कोई एडमिट हो गया तो उसका पैसा कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी। उसका पैसा कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी। एक साथ इकट्ठा तुम्हारे पास से इतना पैसा चला जाएगा तो तुम हो सकता है बैंकरप्ट हो जाओ, या हो सकता है तुम्हारे पास इतना पैसा ही नहीं है, मरने को छोड़ना पड़ेगा पेशेंट को वहां पे, यस और नो?
तो अचानक से इतना सारा पैसा देना पड़ेगा अगर कोई पार्टनर छोड़ के गया तो ये जो रिस्क है कि अचानक से इतना पैसा कहां से लाए, इस रिस्क को हमने ट्रांसफर कर दिया इंश्योरेंस कंपनी के पास। इस रिस्क को हमने कहां ट्रांसफर किया? इंश्योरेंस कंपनी के पास। कैसे? ट्रांसफर टू इंश्योरेंस कंपनी। कैसे कैसे बच्चों? वाया जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अच्छा, ये रिस्क किसकी थी बच्चों? पार्टनरशिप फर्म की। तो ट्रांसफर भी कौन करेगा? पार्टनरशिप फर्म। ये पार्टनर के पर्सनल लाइफ का इंश्योरेंस नहीं है बॉस, ये फर्म की जो रिस्क है कि अचानक अगर कोई पार्टनर छोड़ के चला गया, किसी की डेथ हो गई, तो उसके लीगल हेयर्स को, जो पार्टनर छोड़ के गया उसको अचानक से इतना सारा पैसा हम लोग कहां से देंगे, ये रिस्क पार्टनरशिप फर्म की है। तो पार्टनरशिप फर्म ने इस रिस्क को ट्रांसफर कर दिया। किसके पास ट्रांसफर किया? इंश्योरेंस कंपनी के पास। कैसे? बाय टेकिंग जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ये वजह समझ में आया क्या? ये पार्टनर्स के लाइफ के लिए है क्या? नो, पार्टनर्स के लाइफ के लिए होता तो ये तो ड्रॉइंग बोला जाता ना। फिर पार्टनर का, ओनर का पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस होता तो इसको क्या बोला जाता था? ड्रॉइंग। बट ये पार्टनर्स के लाइफ के लिए नहीं बॉस। ये बात समझ में आई? सो जेएलपी क्यों निकालते, उसके पीछे की वजह समझ में आई क्या? कोई पार्टनर छोड़ के गया तो उसको इतना सारा भरमसाठ पैसा हम लोग कहां से देंगे? ये जो रिस्क है, इस रिस्क को हमने जेएलपी के थ्रू इंश्योरेंस कंपनी के पास ट्रांसफर कर दिया। और बदले में इंश्योरेंस कंपनी क्या लेगी? इन रिटर्न बदले में इंश्योरेंस कंपनी क्या हमसे लेगी? प्रीमियम रिक्वायर्ड टू पे। कौन पे करेगा? बाय फर्म। फर्म की रिस्क है ना बॉस, तो फर्म ही पे करेगी। पार्टनर पर्सनल जेब से नहीं देने वाले। कौन पे करेगा? प्रीमियम फर्म। सर अल्टीमेटली जा तो पार्टनर की जेब से रहा है, क्योंकि फर्म के मालिक कौन है? पार्टनर। वो जाने दो, बट पेमेंट कौन करेगा? फर्म। खर्चा किसका है? फर्म का। किसके बुक्स में आएगा? फर्म के। ड्रॉइंग में नहीं आएगा। सो जेएलपी का प्रीमियम ड्रॉइंग में नहीं आएगा। ये बात समझ में आया क्या? यहां तक क्लियर है सभी को? अब एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। अब ये जो जेएलपी का प्रीमियम है, हम लोगों को अब इस कॉन्सेप्ट में यही समझना है, हाउ टू अकाउंट फॉर जेएलपी प्रीमियम। जेएलपी प्रीमियम की अकाउंटिंग कैसे होगी, बस ये हमको समझना है। अभी जो मैं बताने जा रहा हूं, ये रिटायरमेंट और डेथ दोनों में काम आने वाला है, क्योंकि जेएलपी दोनों में है, डेथ में भी है और रिटायरमेंट में भी है। बरोबर? तुम लोगों को मुद्दा समझ में आया कि आप लोगों का जीपीएस लोकेशन ऑन हुआ? हम लोग क्या देख रहे हैं? तो हम लोग जॉइंट लाइफ पॉलिसी ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। जॉइंट लाइफ पॉलिसी हम लोग इसके लिए रखते हैं, कोई पार्टनर छोड़ के गया तो उसको बहुत सारा पैसा देना है। ये पैसा अचानक से फर्म कहां से देगी? फर्म की ये रिस्क है, और इस रिस्क को फर्म क्या करती है? ट्रांसफर कर देती है इंश्योरेंस कंपनी के पास। बदले में फर्म पे करेगी इंश्योरेंस प्रीमियम, जेएलपी प्रीमियम। तो वो जेएलपी प्रीमियम की अकाउंटिंग हम लोगों को यहाँ पे इस टॉपिक में, इस कॉन्सेप्ट में देखना है। सब लोग साथ में थोड़ा सा आगे बढ़े हम लोग। पक्की बात? अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते, ध्यान से सुनना। हाउ टू अकाउंट फॉर द जेएलपी प्रीमियम। तो ऐसा लिखो, जेएलपी प्रीमियम की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की 3 मेथड है। जेएलपी प्रीमियम का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का कितना मेथड है बच्चों? 3 मेथड। कितनी मेथड है? 3। सबसे पहले, अच्छा सर तीनों में से कौन से मेथड करना है? कोई भी मेथड से करो, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला है कि मेथड नंबर 2 है तो 2 ही यूज करना। क्वेश्चन में बोला है कि मेथड 3 से करना है तो 3 ही यूज करना। क्वेश्चन में बोला है मेथड 1 है तो 1 ही यूज करना। आप लोग आपके हिसाब से मेथड चेंज नहीं कर सकते। और सर कुछ भी नहीं बोला है तो, कुछ भी बोला नहीं है, कोई हिंट भी नहीं दिया है कौन सी मेथड यूज करना है, तो 1 यूज कर लेना। तो जेएलपी प्रीमियम की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की कितनी मेथड है बेटा? 3 मेथड्स है। 3 मेथड्स फॉर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जेएलपी प्रीमियम। सब लोग प्लीज साथ में लेना। जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, अब तक समझ में आया क्या? किसी बच्चे को कोई चीज नहीं समझ में आई तो प्लीज पूछो, क्योंकि यहां से आगे की मेथड समझ में नहीं आएगी अगर जेएलपी का कॉन्सेप्ट नहीं समझाए तो। सब लोग साथ में
बड़े बेटा आगे, पक्का? चल लिखो, सबसे पहली मेथड है जेएलपी प्रीमियम को क्या ट्रीट कर रहे लोग, ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। किसके? हाँ इसके नीचे बहुत सारा है। हाँ ऐसा इतना इतना है, इतना इतना, सॉरी इतना इतना, बराबर, डन। तो सबसे पहली वाली मेथड क्या है बेटा, जेएलपी प्रीमियम को हम लोग क्या ट्रीट कर रहे हैं, एक्सपेंस। जेएलपी प्रीमियम को हम लोग क्या ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पे, एक्सपेंस। दूसरी मेथड है जेएलपी प्रीमियम को ट्रीट करेंगे ट्रीटेड एज एन, देखो बहुत बच्चों को डाइजेस्ट नहीं होगा, एसेट। तीसरी मेथड है जेएलपी प्रीमियम को क्या ट्रीट करेंगे, ट्रीटेड एज एन असेट एंड, अरे आना रे, क्रिएशन ऑफ जेएलपी रिजर्व। एसेट ट्रीट करके जेएलपी रिजर्व क्रिएट करेंगे, एसेट ट्रीट करके हम लोग क्या करेंगे, जेएलपी रिजर्व क्रिएट करेंगे, बराबर। पहली वाली मेथड है जेएलपी प्रीमियम को एक्सपेंस ट्रीट करेंगे, दूसरी वाली मेथड है जेएलपी प्रीमियम को एसेट ट्रीट करेंगे, थर्ड मेथड है जेएलपी प्रीमियम को एसेट ट्रीट करके उसके लिए जेएलपी रिजर्व क्रिएट करेंगे। यस और नो? सो तीन मेथड है बॉस जेएलपी प्रीमियम की। सबसे पहली वाली मेथड में स्टार्ट कर रहा हूं, सब लोग अच्छे से ध्यान देना। आ जाओ, थोड़ी सी छोटी छोटी हैंडराइटिंग में लिखना। सबने लिखा नहीं यहाँ तक, पक्का? कुणाल, जो बच्चे लेट आए थे, मैडम आपने लिखा पीछे, तूने लिखा बेटा, तूने लिखा, क्लियर? आ जाओ प्लीज ध्यान देना अभी। सो सबसे पहली मेथड कौन सी है, ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। एक्सपेंस ट्रीट करना है मतलब देखो मैं यहाँ पे एंट्री पास कर रहा हूँ। अच्छा एक कॉमन सवाल आ रहा है मेरे मन में काफी समय से, जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ता है वो हम लोगों को साल के स्टार्टिंग में देना है इंश्योरेंस लेते समय कि ईयर एंडिंग में देना पड़ता है? ईयर एंडिंग में देना पड़ता है, एंडिंग में, मंथली प्रीमियम है। तो पॉलिसी लेते समय स्टार्टिंग में देना है या एंडिंग में? एंडिंग में। तो मतलब आप सबका बोलना है जैसे कि नहीं, ये मैंने एनुअल प्रीमियम वाला एक प्लान सिलेक्ट किया 2 करोड़ की पॉलिसी का, ठीक है, मेरा एक्सीडेंट का, मेडिक्लेम का, मेडिक्लेम का है, लाइफ का नहीं है, मेडिक्लेम का है। एक्सीडेंट वगैरह कुछ मेरा हो जाता है तो वो कौन पैसा पे करेगा, इंश्योरेंस कंपनी। ये साल का स्टार्टिंग और ये साल का एंडिंग, 1 ईयर यहाँ पे खत्म हो गया। मैंने पॉलिसी ले लिया, मेरा जो साल का प्रीमियम है वो आपको समझाने के लिए 2 लाख रुपए है, 2 करोड़ का उसमें कवरेज है। तो यहाँ पे आप सभी का बोलना आ रहा है कि ये जो 2 लाख रुपए है मुझे कब पे करना है, एंडिंग में, बराबर है। अब मान लो 1 साल खत्म हो गया, ये एक इंश्योरेंस कंपनी थी, कौन सी, बजाज, बराबर है। अभी ध्यान से सुनना, 1 साल खत्म हो गया, मुझे कुछ हुआ ही नहीं, मेरा एक्सीडेंट ही नहीं हुआ। अब बताओ, बजाज कंपनी का एजेंट मेरे घर पे आएगा, बोलेगा साहब बधाइया, आपकी तो टांग टूटी नहीं, आपको कुछ हुआ ही नहीं, अब इंश्योरेंस प्रीमियम दे दो। मैंने बोला किस चीज का प्रीमियम? बोलेगा साहब 1 साल तक अगर आपको कुछ हो जाता था तो हम आपका पूरा कवर करते थे ना। मैं ठीक है, हुआ क्या मुझे, मेरी नीयत रहेगी क्या एंड में प्रीमियम देने की? बोलेगा नहीं साहब ये गलत है। मैं बोलेगा भाग यहाँ से, दूसरी कंपनी LIC, अगले साल फिर से। ये तो ऐसी बात होगी कि बैच का पैसा मैं बैच खत्म होने के बाद में ले रहा हूँ, बच्चों को बोल दिया बच्चों बैच खत्म होने के बाद आराम से दे देना। कितने बच्चे देंगे, 100 में से 10 बच्चे देंगे, 90 देंगे, यस और नो? और जो 10 देंगे वो भी क्या बोलेंगे, सर अभी इतने इतने रख लो, बाकी दिमाग मत खराब करो। तो प्रीमियम कभी भी कब रहता है बच्चों, स्टार्टिंग में। हमेशा ध्यान रखना, लाइफ टाइम कोई भी इंश्योरेंस कंपनी एंड में प्रीमियम नहीं लेगी, क्योंकि 100 करोड़ में से हार्डली 100 लोग ही प्रीमियम देंगे फिर। हाँ बोल। नहीं, हर मंथ के एंड में कहाँ लेते, स्टार्टिंग में लेते।
उस मंथ का उसके स्टार्टिंग हाँ, लेना तो उसने, वो प्रीमियम तुम क्यों दे रहे हो? तुम्हारा एक्सीडेंट होने के लिए दे रहे हो, या अगर हो जाता था तो वो कवर करते थे? वो तुम्हारी रिस्क उन्होंने लिया, उसका प्रीमियम है। तुम्हारे एक्सीडेंट का बिल का पेमेंट करेंगे, उसका प्रीमियम नहीं है। वो रिस्क उसने लिया ना उसकी छाती पे, वो रिस्क के लिए पैसा लिया उन्होंने। हो नहीं हो बात की बात है, रिस्क लिया ना उसने, लिख के दिया ना पेपर पे, तो प्रीमियम कभी भी परेड के स्टार्टिंग में रहेगा। परेड मंथली, क्वार्टरली, एनुअली कुछ भी हो सकता है। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एनुअल ले रहा हूँ, ठीक है? तो ईयर के स्टार्ट में, ईयर के स्टार्ट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रीमियम पे किया, बराबर है ना? देखो, जेएलपी प्रीमियम पेड, जेएलपी प्रीमियम पेड, मैं सारे ट्रांजेक्शन लिखवा के देता हूँ मॉड्यूल में। इसके लिए दिया भंडारे बोल रही स्टार्टिंग में, हाँ बेटा स्टार्टिंग में देंगे। मॉड्यूल में इसके लिए कुछ पैराग्राफ दिए हैं, एंट्रीज दी ही नहीं है। इंस्टीट्यूट सोचती है कि बच्चे मॉड्यूल पढ़ के एंट्री खुद से बना लेंगे। समझ में आया क्या? तो ये एंट्री सारी लिखना, ऐसा मत करना कि मॉड्यूल में बाद में देख लेंगे, ये मॉड्यूल में नहीं है एंट्रीज ऐसी। मॉड्यूल में पैराग्राफ दिया हुआ है सिर्फ, है ना? लेक्चर देखते नहीं रहे, रिकॉर्डेड आजकल कहाँ कितने बच्चे अभी लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे बेचारे सारे बच्चे अपने बरोबर। सो जेएलपी प्रीमियम पेड, बोलो बेटा इसकी एंट्री क्या रहेगी, फटाफट से बताओ। प्रीमियम पे किया 10,000 रुपए का, जल्दी से एंट्री बताओ। हाँ, जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश तो देंगे नहीं ना। जेएलपी प्रीमियम अकाउंट विल बी डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, 10,000, 10,000। नरेशन ऊपर लिखा हुआ ही है, जेएलपी प्रीमियम पेड, बराबर। बड़े आगे, ईयर एंड आगे, और कौन सी एंट्री करेंगे बताओ मुझे? जेएलपी प्रीमियम को इस बार क्या ट्रीट किया था बच्चों, मुझे जरा बताओ तो। एक्सपेंस। तुम मुझे बताओ एक्सपेंस की मंजिल क्या है? पीएनएल की डेबिट साइड, बरोबर ना? एक्सपेंस अगर है तो वो कहां जाएगा? पीएनएल के डेबिट में, तो ट्रांसफर करो ना फिर। जेएलपी प्रीमियम ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, बोलो एंट्री क्या रहेगी? पीएनएल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू जेएलपी प्रीमियम, जेएलपी प्रीमियम। हो गया बेटा फर्स्ट ईयर की एंट्री। और ये कब स्टार्ट, कब ट्रांसफर करेंगे? ईयर एंड में। कब ट्रांसफर करेंगे? ईयर एंड में, क्योंकि पीएनएल तो साल के आखिरी में करेंगे ना हम लोग। ये समझ में आया कि सभी को? सेम एंट्री, कॉपी पेस्ट, कब तक? उस जेएलपी के लाइफ तक, हर साल कॉपी पेस्ट। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐसे, क्या बोले? प्रीमियम नहीं भर पाए तो जेएलपी सरेंडर हो गई, कैंसल हो गई, एक्सपायर हो गई। और वैसे भी और कुछ बेनिफिट मिलेगा नहीं, और वैसे भी हमने तो हर बार पीएनएल में नरक में डाल ही दिया था ना उसको, एक्सपेंस तो बुक कर ही दिया है, बराबर है ना? चलो आ जाओ, देखो ध्यान देना, ये सेम दोनों एंट्री कॉपी पेस्ट रहेगी आपकी लास्ट ईयर तक। अब लास्ट ईयर के अंदर में क्या होगा देखो, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, और एट द टाइम ऑफ जेएलपी सरेंडर। सरेंडर बोलने से अच्छा ऐसा लिखो, एट द टाइम ऑफ डेथ, डेथ ऑफ पार्टनर। ये कब की बात है बेटा? लास्ट ईयर। इसी को हम लोग मैच्योरिटी डेट बोल देंगे क्या बच्चों? और डेथ, विच एवर इज अर्लियर। किसी पार्टनर की डेथ हो गई या पॉलिसी मैच्योर हो गई, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो पहले होगा। तो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी और एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, ब्रैकेट में लिखना विच एवर इज अर्लियर। आपको क्या मिलेगा? पार्टनरशिप फर्म विल गेट, बोलो बच्चों, फुल अमाउंट
किसका फुल अमाउंट ऑफ पॉलिसी। फुल अमाउंट का ही एक और नाम है बच्चों मैच्योरिटी वैल्यू, और फुल अमाउंट जो कहना है कह दो। डन। फुल अमाउंट और मैच्योरिटी एट द टाइम ऑफ डेथ और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी विच एवर इज अर्लियर, आपको क्या मिलेगा, फुल अमाउंट मिलने वाला है। मिलना भी चाहिए ना, फुल अमाउंट ही मिलेगा मैच्योरिटी के समय। जितने पीरियड की पॉलिसी थी उतना पूरा पीरियड आपने उसका प्रीमियम भरा है, एक भी हफ्ता छोटा नहीं है, सारे के सारे प्रीमियम पे किए। या किसी पार्टनर की एक प्रीमियम भरा और पार्टनर की डेथ होगी तो भी फुल अमाउंट मिलेगा, यस और नो। तो आपको पार्टनरशिप फर्म विल गेट फुल अमाउंट। तो मुझे इसकी एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट, वेरी गुड। हाँ आगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, हाँ टू पार्टनर्स, पार्टनरशिप फर्म खुद के बुक में पार्टनरशिप फर्म अकाउंट क्यों बनाएगी, ट्राई करो, बोलो मुन्ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी को क्रेडिट कर रहे हो, बट जेएलपी को ऑलरेडी डेबिट ही कहां किया है, जेएलपी के तो नाम का कोई अकाउंट ही नहीं है, तो अननेसेसरी क्रेडिट कर दोगे तो उसमें क्रेडिट बैलेंस दिखेगा। नहीं, जिसका डेथ हुआ उसका भी नहीं कर सकते क्योंकि ये तो जॉइंट लाइफ थी, किसी अकेले को थोड़ी देंगे, जॉइंट था ना। पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल। मुझे एक बात बताओ, इस प्रीमियम को भूतकाल में आपने क्या ट्रीट किया था, एक्सपेंस। ओके, साक्षी चौहान बोल रही है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपने पहले क्या ट्रीट किया था जब आप प्रीमियम भर रहे थे, एक्सपेंस। तो अब जिस पॉलिसी के लिए आप प्रीमियम भर रहे थे आप उसे एक्सपेंस ट्रीट कर रहे थे, अब उस पॉलिसी से 1 रुपया भी मिला तो उसे आप क्या ट्रीट करोगे, इनकम। और इनकम कहां जाती है, पार्टनर्स के कैपिटल में, पीएनएल में, और पीएनएल के थ्रू पार्टनर्स कैपिटल में। तो करेक्ट आंसर इज बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नहीं बेटा रोहित, जेएलपी रिजर्व नहीं, जेएलपी फंड भी नहीं दिया, जेएलपी फंड नाम का कोई अकाउंट बनाना ही नहीं, अननेसेसरी एक फंड अकाउंट बन जाएगा। पहले आपने एक्सपेंस ट्रीट किया ना इसको, तो अब मिल रहा है तो इनकम। जब भी आप जेएलपी के लिए फर्स्ट मेथड में, कौन सी मेथड में, फर्स्ट मेथड में आप जेएलपी के लिए कुछ भी पे करते थे तो क्या ट्रीट करते थे, एक्सपेंस। अब उस जेएलपी से 1 रुपया भी अगर मिलेगा तो उसे आप क्या ट्रीट करोगे, इनकम। बरोबर ना। अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, बोलो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इनकम है तो इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तीनों को, जॉइंट है ना बॉस, किसी एक का थोड़ी है। हमारी क्या गलती, वो अकेला मारा, समझ में आया ना, जॉइंट है, तीनों के इसमें क्रेडिट कर देना है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। हाँ जॉइंट लिया है तो, है ना। बट अब यार आज के टाइम पे पॉलिसी में इतनी टर्म्स एंड कंडीशन है, तुम साथ में लेकर के भी सेपरेट कर सकते हैं। आगे इस डेथ में हम लोग देखेंगे, जॉइंट लाइफ लॉस पॉलिसी लिया है जेएलपी, बट अमाउंट ट्रीट किया सेपरेट सेपरेट। समझ में आया क्या, डिपेंड्स क्वेश्चन में क्या चीज दिया है। इंश्योरेंस कंपनी की इतनी कंडीशंस है कि आप कौन सी कंडीशन में कब, उनका तो यही फिराक में रहते हैं कि कोई मरा या मैच्योर हुआ तो कम से कम पैसा देना है, और तुम किस फिराक में रहते, ज्यादा से ज्यादा लेना है। कौन जीतता है उसके अंदर में, इंश्योरेंस कंपनी मैक्सिमम टाइम। ये लिखा बेटा सभी ने, उसके बाद आगे लिखो, और इफ जेएलपी सरेंडर्स कॉमा पार्टनरशिप फर्म विल गेट, पार्टनरशिप फर्म विल गेट। साक्षी बोल रही है जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका पूरा अमाउंट इस क्लेम से देंगे क्या सर। बेटा इससे सिर्फ क्या होगा, मैं पहले भी बताया था कि ये किसी पार्टनर के इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ये फर्म अपनी रिस्क को बचा रही है, ये फर्म अपने कपड़े उतरने से अपने आप को बचा रही है। कैसे कि अचानक कोई पार्टनर गया तो उसको इतना सारा पैसा कहां से देंगे, इसके लिए जीएलपी है। ये पार्टनर जो मरा उसकी लाइफ वगैरह का इसका कुछ नहीं है सर, फिर पार्टनर मरा तो जीएलपी का पूरा पैसा क्यों आया, क्योंकि पार्टनर्स के लाइफ के लिए ही है, मरा भी तो देना तो पड़ेगा ना, मरा भी तो देना ही पड़ेगा। इसमें किसी पार्टनर का इंडिविजुअल पर्सनल बेनिफिट नहीं है,
ये फर्म अचानक इतना पैसा कहां से लेके आएगी, उसके लिए सभी तंटा चल रहा है। समझ में आया ना? हाँ, प्रोविजन बोल सकते हैं, प्रूडेंस, एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस। तीनों को, तीन पार्टनर है तो तीनों को, जो मरा उसके लीगल एयर्स को, और जो जो जिंदा बच गए अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली उनको, है ना, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। क्योंकि एक्सपेंस तो पूरे फर्म का था, एक्सपेंस तो तीनों ने बेयर किए ना। फर्म के पीएनएल में कोई एक्सपेंस आ गया मतलब तीनों पार्टनर को चोट बैठी उसकी उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, तो इनकम भी होगा तो तीनों पार्टनर को मिलेगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। लॉजिकल है? सोचो ना, तुम 4 पार्टनर है, नहीं भाई ऐसा नहीं बोलना, तू मान लो एबीसी 3 पार्टनर है, सी लपक गया, ठीक है, तो मिलेगा तीनों को, सिर्फ इतना है कि सी नीचे नहीं आ सकता, सी के लीगल एयर्स लेके जाएंगे, है ना? फर्म विल गेट सरेंडर वैल्यू ऑफ जेएलपी। यहाँ पे किसी पार्टनर का डेथ नहीं हुआ, ना ही डेथ हुआ ना ही पॉलिसी मैच्योर हुआ, बेटे तेरे को समझ में आया ना ईशन? ना ही किसी पार्टनर का डेथ हुआ ना ही किसी पार्टनर का यहाँ पे ना ही कोई पॉलिसी मैच्योर हुई। बट यहाँ पे क्या हुआ, इनके अंदर खुजली थी, इनका पहली फर्म बंद होने का हो गया रहेगा, या फिर इन्होंने ही मिलकर डिसाइड किया नहीं बॉस ये कंपनी की पॉलिसी सही नहीं, हमें सरेंडर करना है। तो वहां पे क्या मिलेगा, सरेंडर वैल्यू। और सरेंडर वैल्यू 54, बहुत चिल्लर, बहुत छोटी अमाउंट होती है। आपने प्रीमियम पे किया होगा समझ लो 2 लाख, और आपने बीच में बोल दिया नहीं नहीं मला ये पॉलिसी मला कंटिन्यू नहीं ठेवायची, मला माझे पैसे परत करा, तो तुमने 2 लाख का प्रीमियम दिया होगा, तो फर्म कितना, वो कंपनी कितना वापस करती है, 20-30-40 हजार रुपए बस। तो वो उसे क्या बोलती है, सरेंडर वैल्यू, क्योंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा ना, तुम जल्दी भागना चाहते हो, यस और नो? समझ में है ना? बहुत कम मिलता है, बरोबर है? तो अगर आप बीच से पॉलिसी बंद करते हो खुद से सू मोटो, तो आपको सरेंडर वैल्यू मिलेगा। हाँ बेटा साक्षी, फिर उसकी वजह से क्या होगा, फर्म के पास अच्छा खासा पैसा आ जाएगा, और फर्म क्या करेगी, डिसीज पार्टनर को जो भी रिजर्व का पैसा, कैपिटल का पैसा, गुडविल का जो पैसा देना है वो पैसा वहां से देंगे, बरोबर है? फर्म के पास पैसे का सोर्स हो गया ना एक प्रकार से जीएलपी। और यहां पे जब भी जीएलपी सरेंडर करेंगे तो यहां पे कौन सी वैल्यू मिलेगी, सरेंडर वैल्यू। कौन सी वैल्यू मिलेगी बेटा, सरेंडर। सरेंडर वैल्यू मिली, जो भी मिली बोलो उसकी एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेम पार्टनर्स कैपिटल। सर ऊपर भी पार्टनर्स कैपिटल नीचे भी, मैंने क्या बताया था, पहले हमने 1 रुपया भी दिया तो उसे क्या ट्रीट किया, एक्सपेंस, और अब 1 रुपया भी उससे मिला चाहे सरेंडर वैल्यू क्यों ना हो तो भी उसको क्या ट्रीट करेंगे, इनकम इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो समझो जो डिसीज पार्टनर है हाँ, उसकी लायबिलिटी है कुछ फर्म की इस फर्म, तो उस ये भी उससे पे कर देते हैं। डिसीज पार्टनर को देना है, मतलब फर्म के लाइबिलिटी साइड में दिख रहा है डिसीज पार्टनर को पे करना है। नहीं मतलब किसी पार्टनर की कोई लायबिलिटी है फर्म के हिसाब से, हाँ, वो गया तो फिर मतलब वो बाकी के पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल, ये तो आपने पढ़ा ही है पार्टनरशिप एक्ट में, ऑल द पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली, इंडिविजुअली और जॉइंटली दोनों भी प्रकार से लायबल है। पार्टनर की पर्सनल लायबिलिटी नहीं, जो फर्म की है वो, पार्टनर की जो पर्सनल है वो नहीं, जो फर्म की जो है वो। मान लो एबीसी 3 पार्टनर लोगों की फर्म है, सी चला गया या सी तड़ी पार है, मालूम ही नहीं किधर गया, गायब हो गया, 3 करोड़ की लाइबिलिटी है, तो ये ए और बी ऐसा नहीं बोल सकते हम तीनों 1-1 करोड़ देने वाले थे, सी भाग गया अब हम दोनों 1-1 करोड़ ही देंगे, नहीं, सी भाग गया तो 1.5-1.5 करोड़ दो तुम दोनों, या कैसा भी दो, बट पूरे तुमको 3 करोड़ देने। मान लो बी सी दोनों भाग गए तो इस अकेले को 3 करोड़ देना पड़ेगा। इसे कहते हैं पार्टनर्स आर इंडिविजुअली एंड जॉइंटली लायबल। हाँ, अगर वो सी जो है ये कुछ उसके हो गए तो उसकी इंडिविजुअल लायबिलिटी फर्म की इसका, मतलब उसके फर्म को कुछ देना पड़ रहा है, फर्म से लोन लिया है ये, हाँ, 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 तो वो लायबिलिटी तो वो तो फिर आप इसमें गए नहीं, फिर वो तो फिर इसको नहीं देंगे ना, इतना कम देंगे ना। उस जो ये एक बच्चे ने सवाल ये पूछा है कि पार्टनरशिप फर्म को जाने वाले पार्टनर से लेना है, तो बस फिर उसका अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसकी डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड की कम है, तो जो भी आ रहा है बैलेंस कौन सा आ रहा है, डेबिट बैलेंस, मतलब लेना देना नहीं है, उल्टा उस पार्टनर से लेना है, तो फर्म वसूलेगी। फिर उस पार्टनर की पर्सनल स्टेट नीलाम होगी, उससे जो पैसा आएगा वो फर्म को मिलेगा। फिर आप सिविल लॉ में आगे, हाँ, हाँ,
क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े। ये था आपका फर्स्ट वाला मेथड, इजी था। अब सेकंड मेथड लिखा ना सभी ने? किसी बच्चे को और कोई डाउट है तो प्लीज एनीबडी, जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है। हाँ बोलू ना। हाँ पार्टनर गया तो फिर तो मिलेगा ना, कोई पागल ही रहेगा। मरने के बाद इंश्योरेंस कंपनी को बोल रहा है नहीं नहीं पैसा मत दो, वो तो लेंगे ना। किसको? अरे देना नहीं है तो भी तोड़ दो ना, फुल वैल्यू मिल रहा है ना। तूने प्रीमियम भरा 4 महीने का या 4 साल का, बट तुझे पूरा मिल रहा है पैसा। 20 करोड़ मिल रहा है। फिर मान लो 2 करोड़ की पॉलिसी है और तुमने बस 2 साल के ही हफ्ते भरे उसके प्रीमियम के, तो तुमको 2 करोड़ तो पूरे मिल रहे हैं। काफी बार इसलिए इंश्योरेंस कंपनी भी होशियारी क्या करती है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, सेपरेटली पॉलिसी निकालती है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी बट तीनों का सेपरेट सेपरेट, कहने के लिए कह देते हैं जेएलपी, बट इंडिविजुअली रहेगा तीनों का। तो जो पार्टनर मरा उसका फुल वैल्यू उसके शेयर का, और बचे हुए दोनों का क्या मिलता है? सरेंडर वैल्यू। तो इंश्योरेंस कंपनी भी होशियार है, आगे आएंगे ना ऐसे। जो मरा उसका फुल और जो जिंदा है उसका सरेंडर। नहीं तो तीनों का फुल देगी तो इंश्योरेंस कंपनी के, तो इंश्योरेंस कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाएगी, फिर मर्डर होने शुरू हो जाएंगे। ये मार दो साले को, उसका पैसा फुल आएगा, पूरी फर्म का पूरा आएगा, है ना? वैसे भी इंसान बैठी है पूरा ना दे। पैसे चाहिए। हाँ साक्षी बोल रही सर फिर जो डिसीज पार्टनर है उसका पैसा नॉर्मली देंगे क्या? हाँ डिसीज पार्टनर को जॉइंट लाइफ पॉलिसी नहीं दे रहे हम लोग। जॉइंट लाइफ पॉलिसी से फर्म के पास पैसा आएगा, जो भी आएगा फर्म के पास आएगा, और फर्म के पास पैसा आने के बाद में फर्म क्या करेगी? नॉर्मल पेमेंट करेगी सभी को। हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए था? पैसे का सोर्स, वो जेएलपी से आ गया। हाँ पार्टनर्स कैपिटल में प्रोपोर्शनेट देंगे। देख बेटा ये लिखा है ना यहाँ पे, इन देयर पीएसआर, जो भी पैसा आएगा पार्टनर्स कैपिटल को हम लोग उनके प्रोपोर्शन में जेएलपी का ट्रांसफर कर दिया। क्योंकि यहाँ पे भूतकाल में जेएलपी प्रीमियम को एक्सपेंस ट्रीट किया था, जब दे रहे थे जब एक्सपेंस था, तो अब 1 रुपया भी उससे आएगा तो क्या रहेगा? इनकम। और इनकम पीएनएल में डालने के बाद पार्टनर्स कैपिटल को दो या डायरेक्ट दो, एक ही बात है। तो हमने डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया। एनीबडी प्लीज, जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं आगे बढ़े, सब लोग आगे बढ़े। फर्स्ट मेथड हो गई। अब सेकेंड मेथड, इस बार जेएलपी प्रीमियम को बच्चों हम लोग क्या ट्रीट करें मालूम है क्या? एसेट। बोलो अगेन, ईयर स्टार्ट की एंट्री, ईयर स्टार्ट, स्टार्टिंग में प्रीमियम देना पड़ेगा ना। फिर से जेएलपी प्रीमियम पेड, आपको समझाने के लिए 10,000 रुपए पे किया। अब बोर्ड पे ध्यान देना, देखो मैं क्या लिख रहा हूं अकाउंट का नाम। पहले क्या लिखा था? जेएलपी प्रीमियम। अभी मैंने क्या लिखा? जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। और ये जो जेएलपी है ना बच्चों, ये जेएलपी का नेचर एक्सपेंस है कि एसेट है? हाँ, अब ये पीएनएल में मरेगी कि बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट में, एसेट है। अभी ध्यान से सुनना, ईयर एंड, ईयर एंड। अब इसको प्रीमियम, इसको पीएनएल में मत डालना। ईयर एंड में देखो ऐसी बैलेंस शीट बनेगी, और बैलेंस शीट के असेट साइड में ये यहां पे जेएलपी दिखेगा। ये देखो, ये जेएलपी आ गया क्या असेट में? आया, दिख रहा है कि सभी को? ये आ गया। अब सिर्फ एक छोटी सी तकलीफ हो गई बॉस, आपने बचपन में कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसका नाम था प्रूडेंस। वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है बताओ तो जरा मुझे? वो कॉन्सेप्ट कहता है कि आप किसी भी असेट को बड़ा चढ़ा के नहीं दिखा सकते। यस और नो? बोला था ना उस कॉन्सेप्ट ने। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमारे पास आया, बोला क्या कर रहे हो तुम ये? मैंने बोला जेएलपी असेट है, असेट है तो बैलेंस शीट में दिखाऊंगा। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोला नहीं नहीं मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये मतलब हाँ 10,000 पे किया, देख ले रिसीट भी है मेरे पास। उसने बोला हाँ ठीक है तुमने पे किया, लेकिन ये ज्यादा वैल्यू पे दिखा रहे तुम। मैंने बोला ज्यादा वैल्यू कैसे? 10,000 मैंने पे किया, 10,000 की रिसीट भी है मेरे पास। वो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोला एक काम कर, सुन, जा इंश्योरेंस कंपनी के पास जा ऑफिस में, उसको पॉलिसी दिखा, बोल ये पॉलिसी की अभी कितने आएंगे अगर अभी सरेंडर किया तो। अगर अभी सरेंडर किया तो ये पॉलिसी से रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है?
तो इंश्योरेंस कंपनी बोली 7,000 रुपए। मैं वापस आया प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के पास, बोला हाँ यार, कंपनी बोली कि इसके 7,000 ही मिलेंगे। फिर प्रूडेंस बोला देखा मैंने बोला था ना 10 नहीं लिख सकते तुम्हें यहाँ पे कितना लिखना होगा फिर 7,000। और ये 7,000 क्या है बच्चों? सरेंडर वैल्यू। अगर तुम पूरे 10,000 लिखोगे तो तुम बैलेंस शीट को ओवरस्टेट कर रहे हो, अननेसेसरी असेट की वैल्यू बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हो, जो कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के खिलाफ है, कंजर्वेटिज्म के खिलाफ है। इसीलिए यू हैव टू वैल्यू द JLP इन द केस व्हेन यू आर ट्रीटिंग JLP एज एन एसेट। जब भी तुम JLP को एसेट ट्रीट करोगे उस केस में यू हैव टू वैल्यू द JLP एट इट्स सरेंडर वैल्यू, क्योंकि सरेंडर वैल्यू उसकी प्रीमियम से हर बार कम रहेगी। जितना आपने पे किया उतना थोड़ी वापस मिलने वाला है। इसीलिए आपको उसे कौन से वैल्यू पे लाना होगा? घसीट के हर साल के आखिरी में सरेंडर वैल्यू पे। लेकिन अब एक तकलीफ होगी ना, आपने प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को बोला कि यार लेकिन हमने तो JLP डेबिट कर दिया पहले 10,000 और तुम बैलेंस शीट में JLP दिखाने बोल रहे हो 7,000 पे, 3,000 कहाँ पे डालू, किसके छाते पे लिखूं? तो प्रूडेंस बोला PNL है ना, नर्क है हमारे पास, जब भी कुछ एक्स्ट्रा आता है हम उसको नर्क में ढकेल देते, तो डालो PNL में। देयरफॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, असेट की वैल्यू कम होगी ना बच्चों, कम होगी तो नुकसान हो गया ना, नुकसान हो गया तो PNL अकाउंट विल बी डेबिटेड टू JLP अकाउंट। कितने से नुकसान हुआ? अब देखो बोला, देखो देखो जरा स्क्रीन पे ध्यान देना, JLP डेबिट 10, JLP क्रेडिट 3 और नेट इफेक्ट आया JLP असेट में 7। हो गया अकाउंटिंग मैच बराबर, बैलेंस शीट टैली। चलो आगे, JLP ब्रॉट डाउन, बैंक से तो प्रीमियम तो 10 ही लेंगे ना बॉस वो। JLP ब्रॉट डाउन टू इट्स सरेंडर वैल्यू, JLP ब्रॉट डाउन टू इट्स सरेंडर वैल्यू। JLP को हमने लेकर के आया उसके सरेंडर वैल्यू पे, JLP को हमने लेकर के आया उसके सरेंडर वैल्यू पे, और जो भी उसका डिफरेंस है वो डिफरेंस कहां डाल दिया? PNL में। वन मोर टाइम बोलो बेटा, डिफरेंस कहां ट्रांसफर किया? PNL में। मैं आपसे बार बार इसलिए बुलवा रहा हूं, सेकंड मेथड में डिफरेंस PNL में जा रहा है, थर्ड मेथड में सेम डिफरेंस JLP रिजर्व में जाएगा। सेकेंड मेथड में हम लोग PNL में डाल रहे हैं, थर्ड मेथड में इस डिफरेंस के लिए सेपरेट एक रिजर्व बना रहे हैं। जैसे आप लोगों को अभी अगर कहीं घूमने जाना है तो आप क्या करोगे? जेब से पैसे निकाल के दे करके ट्रिप पे चले जाओगे। लेकिन जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे तब आप हर चीज के लिए फंड बनाओगे, पार्टी फंड, ट्रैवल फंड, कार फंड। और अगर आपके दोस्त लोग आपको कभी बोलेंगे कि चल यार फॉरेन ट्रिप करके आते, तो आप क्या बोलोगे? रुक, मेरे ट्रैवल फंड में पैसा है क्या देखने दे। तो वैसे ही JLP का जो भी प्लस माइनस हो रहा है उसके लिए एक सेपरेट फंड बनाया आपने जिसका नाम है JLP रिजर्व। तो आप JLP का जो भी प्लस माइनस है कहां डालोगे? JLP रिजर्व में। और तुम मुझे कॉमन सेंस वाला जवाब दो, अगर JLP सरेंडर कर दिया, मैच्योर हो गया, डेथ हो गया, तो जो भी JLP रिजर्व का बैलेंस रहेगा सबसे लास्ट में, जब पॉलिसी नहीं बचेगी तो रिजर्व का कोई काम है क्या? तो रिजर्व कहां ट्रांसफर कर देंगे? पार्टनर्स कैपिटल में। बरोबर, थर्ड मेथड में बताऊंगा। सिर्फ अभी इतना ध्यान रखना, सेकंड मेथड में जो भी डिफरेंस है JLP का और उसकी सरेंडर वैल्यू का, कहां ट्रांसफर करना है? PNL में। और वो डिफरेंस हर बार निगेटिव लॉस में ही आएगा, क्योंकि ऐसा कभी होगा ही नहीं कि जितना प्रीमियम पे किया उतना पूरा पैसा है उससे ज्यादा मिलने वाला है। कोई इंश्योरेंस कंपनी देगी क्या? है ना? तो ये एंट्री हर साल के एंडिंग में करना है क्या? सेम आपको करना है। कब तक? लास्ट ईयर तक। सेम एंट्रीज रिपीट होगी। अब डायरेक्टली लिख लो, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी और डेथ। बरोबर है? बोलो क्या मिलेगा? पार्टनरशिप फर्म गोइंग टू रिसीव, बोलो फुल वैल्यू, पॉलिसी अमाउंट, फुल अमाउंट, पॉलिसी अमाउंट, फुल अमाउंट। फुल अमाउंट मिलेगा ना मैच्योरिटी में या डेथ में?
तो उस समय एंट्री क्या रहेगी? मान लो वो फुल अमाउंट कितनी है आपको समझाने के लिए? 15,000। चलेगा ना? 2 मिनट के लिए लूं ना? आप इंश्योरेंस कंपनी के पास गए, आपने बोला एक पार्टनर की डेथ हो गई, बधाइया, लाओ पूरा पैसा दो। तो उसने बोल दिया ये ले 15,000 रुपए। और आप जब बाहर निकलते ही रहोगे तो इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलेगी? ये हेलो, पैसे मिल गए तेरे को, तेरे ला पॉलिसी तो दे, ओरिजिनल पेपर तो वापस कर, आपको पॉलिसी के पेपर देने पड़ेंगे ना। हमने बोला हाँ हाँ, वो पॉलिसी हमारे असेट में, रुको देता हूँ। अरे कहीं पे भी रहे वापस करना पड़ेगा कि नहीं? तो अब ये जेएलपी असेट दे करके आपको कितने मिले? 15। बदले में आपसे क्या गई? जेएलपी नाम की एसेट। कितने की थी वो? 7। सर ऐसे कैसे हो गया? चमत्कार। फुल वैल्यू तो प्रीमियम से ज्यादा ही रहेगी ना, या तो प्रीमियम के बराबर की रहेगी या तो प्रीमियम से ज्यादा। जनरली प्रीमियम से ज्यादा होती है, क्योंकि बराबरी में जितना दिया उतना ही वापस मिलेगा। 10 साल बाद तो कोई लेगा क्या? इसीलिए फुल वैल्यू जनरली सरेंडर वैल्यू से ज्यादा ही होती है। तो जो भी फायदा होगा वो कहां जाएगा? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये क्या है? डिफरेंस इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सब लोग साथ में ना बेटा? क्या बोले? हर साल चेंज होती है, हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ती है। और एट द टाइम ऑफ, और अगर ज्यादा प्रीमियम दिया है, क्या 9 महीने का दिया है, उस पे कुछ डिपेंड नहीं रहता सरेंडर वैल्यू। किस पे? सरेंडर वैल्यू तो हर प्रीमियम भरने के बाद बढ़ती जाती है ना, थोड़ी थोड़ी। तुमने प्रीमियम पे किया 10,000, सरेंडर वैल्यू 4,000। तुमने प्रीमियम पे किया 50,000, सरेंडर वैल्यू 20-25,000 रुपए। जैसे जैसे तुम प्रीमियम पे करोगे तुम्हारी सरेंडर वैल्यू भी तो बढ़ेगी। एट द टाइम ऑफ सरेंडर पार्टनरशिप फर्म को क्या मिलेगा? पार्टनरशिप फर्म विल गेट सरेंडर वैल्यू। और सरेंडर वैल्यू कहां दिख रही है? बैलेंस शीट में। क्योंकि बैलेंस शीट में जो भी जेएलपी एसेट दिख रही है वो किस वैल्यू पे देगी? हर बार सरेंडर वैल्यू पे। तो बैंक अकाउंट डेबिट 7,000 टू जेएलपी, ये भी तो उतने भी दिखेगी ना। कोई फायदा नुकसान हुआ ही नहीं, तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल आएगा ही नहीं। क्लियर? ये थी सेकेंड मेथड। लिखा बेटा सभी ने? हाँ, थर्ड में ये लिखा बेटे सभी ने? जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं आपका लिखना हो गया क्या? आज देखो प्लीज ध्यान देना। फैन बंद कर दोगे शिवम? बड़ा एक फैन बंद कर दोगा भक्त? तुझे शोभा ना। चल देखो बेटा बोर्ड पे ध्यान देना। लिखा सभी ने? आजा। अब उसके बाद तीसरा वाला है बेटा। यस सर, लिखा। वेरी गुड। अभी ध्यान देना। थर्ड मेथड है treated as an asset as well as at the same time you have to create the JLP reserve। आप JLP रिजर्व भी क्रिएट करोगे, असेट भी ट्रीट करोगे, और एट द सेम टाइम आप JLP रिजर्व क्रिएट कर रहे हो। यहां पे क्या करना है बेटा? पहली एंट्री क्या रहेगी? एनी आइडिया? वेरी गुड। JLP अकाउंट डेबिट टू असेट है ना। ईयर स्टार्ट JLP प्रीमियम पेड, JLP प्रीमियम पेड। बोलो एंट्री क्या रहेगी? JLP असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ईयर एंड। देखो बच्चों जरा, बैलेंस शीट के असेट साइड में आपको JLP किस वैल्यू पे दिखाना है? एट सरेंडर वैल्यू। आपको समझाने के लिए आपने पहले 10,000 दिखाया, बट आपको कौन से वैल्यू पे दिखाना होगा?
सरेंडर वैल्यू मैंने देखो क्रॉस करके 7000 लिखा, सरेंडर वैल्यू लिख दिया। सर ये तो सेकंड मेथड के जैसे ही अब तक, हाँ अब तक वैसे ही है। अब यहां से आगे सेकंड मेथड में आप वो कहां ट्रांसफर करते थे, P&L में। यहां पे कहां ट्रांसफर करना होगा, JLP रिजर्व में। बट रिजर्व में ट्रांसफर करने के पहले, लॉस को रिजर्व में ट्रांसफर करने के पहले रिजर्व बनाओ तो सही। समझ में है ना? पार्टी फंड से पार्टी करने के लिए पहले पार्टी फंड बनाना पड़ेगा ना, तो वैसे ही पहले रिजर्व बनाना होगा, रिजर्व खड़ा करना होगा पहले। तो चलो रिजर्व को रेज करते हैं, आ जाओ। सो फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट द रिजर्व, फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट JLP रिजर्व, JLP रिजर्व। फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट द JLP रिजर्व। कैसे क्रिएट करेंगे, रिजर्व कैसे क्रिएट करते हैं, रिजर्व फंड, रिजर्व या फंड हम लोग क्रिएट करते हैं हमारे प्रॉफिट से। तो P&L अकाउंट विल बी डेबिटेड टू JLP रिजर्व। कितने का रिजर्व क्रिएट करना, सवाल, जितने का प्रीमियम पे किया। जवाब, कितने का रिजर्व क्रिएट करना, जितने का प्रीमियम पे किया। सर JLP रिजर्व हर साल क्रिएट करना पड़ेगा, हाँ हर साल क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हर साल प्रीमियम पे कर रहे हैं ना। सर इसका मतलब प्रीमियम का अमाउंट, जो अब JLP का जो अमाउंट दिख रहा है एसेट का, और वो JLP रिजर्व का हर बार टैली रहेगा, हाँ टैली रहेगा। सर अभी तो टैली नहीं है, JLP दिख रहा है 7 पे और JLP रिजर्व दिख रहा है 10 पे, अभी हुआ कहाँ, साल खत्म। देन अब मुझे एक बात बताओ, अब ये JLP नाम की एसेट साल के आखिरी में कितने पे दिखाना है हमें, उसकी सरेंडर वैल्यू पे। रीजन, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। लेकिन JLP बैलेंस शीट में जब अकाउंटिंग कर, बैलेंस शीट के पहले जब JLP की अकाउंटिंग कर रहे थे, तब JLP नाम की एसेट कितने पे दिख रही थी, 10। लेकिन बैलेंस शीट पे आप कितने पे दिखा सकते हो, 7 पे। मतलब 3000 का नुकसान हो गया, कहां डालू, JLP रिजर्व में। देखो यहाँ पे P&L डेबिट किया, यहाँ पे JLP रिजर्व अकाउंट डेबिट 3000 टू JLP असेट अकाउंट 3000। JLP brought down to its surrender value। कैसे कैसे, वाया JLP रिजर्व अकाउंट, बरोबर है ना। अब चेक करो तो JLP और JLP रिजर्व का बैलेंस मैच हो गया क्या, चेक करना जरा, बोलो बेटा। JLP रिजर्व पहले क्रेडिट हुआ 10 से बढ़ गया, और उसके अगले एंट्री में JLP रिजर्व डेबिट हुआ 3 से कम हुआ। बोलो JLP रिजर्व कितना दिख रहा है, 7। और तुम बताओ रिजर्व सरप्लस बैलेंस शीट में कहां दिखते हैं, असेट या लायबिलिटी, वेरी गुड लायबिलिटी। तो JLP रिजर्व लायबिलिटी साइड में आ गया क्या, 7। देखो ये भी 7, ये भी 7, हो गया मैच। तो हर बार JLP रिजर्व और JLP का सेम बैलेंस दिखेगा, हर बार JLP का और JLP रिजर्व का सेम बैलेंस दिखेगा। ये सेम एंट्रीज, ये देखो सेम एंट्रीज, 1 2 3 हर साल करनी है क्या। उसके बाद में एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी और डेथ। बोलो बेटा फर्म को क्या मिलेगा, बोलो फर्म को क्या मिलेगा, पार्टनरशिप फर्म विल रिसीव full amount, policy amount, full amount, policy amount, maturity amount, full amount, policy amount, maturity amount, बरोबर। और वो फुल अमाउंट सरेंडर वैल्यू से ज्यादा रहने वाली है। एंट्री क्या रहेगी बताओ, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू JLP। मान लो आपको समझाने के लिए 15,000 टू JLP, आपको बोलो बेटा कितना था JLP, 7,000। सरेंडर वैल्यू जितना बैलेंस शीट में असेट का वैल्यू उतनी असेट जा रही है, मतलब 7,000 की JLP असेट जा रही है और मिल रहा है 15, फुल अमाउंट मिल रहा है ना। और फुल अमाउंट हर बार सरेंडर से ज्यादा रहेगा। ये 15 मैंने मन से लिया है, ये 15 मैंने मन से लिया है बेटा। बोलो ऊपर जो फायदा हो गया, अब ये फायदा कहां जाएगा, नहीं JLP रिजर्व बनाए ना आपने सेपरेटली,
या फिर अगर सरेंडर किया तो क्या मिलेगा बताओ? पार्टनरशिप फर्म विल रिसीव सरेंडर वैल्यू। बोलो कितना मिलेगा? बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू जेएलपी। इस प्रश्न में आपको समझाने के लिए एग्जांपल लिया था मन से 7,000, बरोबर ना? और एक लास्ट एंट्री इसमें ऐड होगी, कोई आइडिया किसी को? जो कुछ जेएलपी रिजर्व का बैलेंस रहेगा वो पार्टनर्स कैपिटल को बांट दो। सर यहाँ तो पार्टनर्स कैपिटल का फोकट फाकट में फायदा हो गया। फोकट में कैसे हुआ बॉस? भूतकाल में हर पार्टनर ने जेएलपी रिजर्व खड़ा करने के लिए अपने पीएनएल को डेबिट किया ना। पीएनएल डेबिट मतलब पार्टनर का कहीं ना कहीं नुकसान हुआ कि नहीं? तो अब वो जेएलपी रिजर्व का जो भी बैलेंस बचा है, क्योंकि अब ना जेएलपी बची तो जेएलपी रिजर्व का भी कोई काम नहीं है। जब जेएलपी बची नहीं तो जेएलपी रिजर्व का कोई काम है क्या? नो। तो यहां पे लिखो एट लास्ट बैलेंस इन JLP reserve will be transferred to partners capital account in their profit sharing ratio। JLP रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है, ट्रांसफर करना है तो डेबिट करो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी बैलेंस रहेगा। अब वन बाय वन डाउट सेशन। तीनों मेथड समझ में आई क्या? सेकंड थर्ड मेथड काफी हद तक सेम है, सिर्फ सेकंड में जो पीएनएल में डेबिट कर रहे थे, थर्ड मेथड में पहले रिजर्व खड़ा करके रिजर्व में डेबिट कर रहे। एक बार तीनों मेथड चेक करो। किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पहले एक बार पूछो। एनीबॉडी ऑनलाइन जो लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है, फेस टू फेस वाला बच्चा, लाइव स्ट्रीमिंग वाला बच्चा, हाँ क्लियर है? एक बार चेक करो अच्छे से। क्या बोले बेटा? तिन्ही मेथड मध्ये सेमच होणार प्रॉफिट लॉस। हाँ, सिर्फ इतना है कि दिखाने का तरीका अलग है। एक जगह हम लोग एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हैं, एक जगह असेट, और एक जगह असेट ट्रीट करके रिजर्व बना रहे हैं। पर अगर प्रॉफिट लॉस सेम ही हो रहा है तो ये डिफरेंट इसीलिए तो मैंने और लिखा है ना बीच में, तीनों मेथड के कोई भी यूज करो। और बोलो बेटा, एनीबॉडी? सर रिजर्व में बैलेंस क्या आएगा? ये ले 7,000 निकाल लेने का बैलेंस। जहां जहां रिजर्व क्रेडिट हुआ प्लस करो, जहां जहां रिजर्व डेबिट हुआ माइनस करो, जो भी नेट बैलेंस आ रहा है वो बांट देना। यहाँ पे एक ही साल का था, आपको पार्टनरशिप के क्वेश्चन में ऑलरेडी बैलेंस दिया रहेगा कुछ, और भी अच्छा रिजर्व अकाउंट बना लेना। आखिरी में जो कुछ बच रहा है वो पार्टनर्स कैपिटल को दे देना। 8,000 है क्या? जो भी आ रहा है एक बार चेक करो रिजर्व का बैलेंस प्लस माइनस करके। ये देखो जेएलपी रिजर्व 10, जेएलपी रिजर्व 3, 7। और कुछ है क्या? नहीं ना, ये फुल वैल्यू के केस में अलग आएगा और सरेंडर वैल्यू के केस में कितना आएगा? जो भी उतना आएगा ना, यहाँ पे देखो ना अलग आएगा ना। फुल वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो यहाँ जेएलपी रिजर्व में कितना आएगा? 15। सरेंडर वैल्यू के केस में जेएलपी रिजर्व में कितना आएगा? 7। अरे बाबा मुझे एक बात बताओ, हर बार जेएलपी की वैल्यू उसके सरेंडर वैल्यू की उतनी रहेगी। सो अगर जेएलपी सरेंडर किया तो इंश्योरेंस कंपनी ने जेएलपी ले लिया, पैसा दे दिया, बोलो रिजर्व में कितना बचेगा? 7। लेकिन फुल वैल्यू में ज्यादा आता है, ज्यादा है तो रिजर्व का बैलेंस बढ़ जाएगा ना, फायदा हो गया। यस और नो? जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है, और कोई प्लीज एनीबॉडी? नहीं समझ में आए तो प्लीज वापस पूछो। बेटा समझ में आए? पक्का? पीछे लास्ट बेंच डन। शिवम पक्का? सिंपल है। मैं एक बार फिर से बताता हूं, अगर मैंने पॉलिसी
मैच्योरिटी पे इंश्योरेंस कंपनी को दिया तो पैसा कितना आया, ज्यादा आया। जेएलपी कितने की थी, 7। जेएलपी रिजर्व भी कितने का था, 7, प्लस और नया रिजर्व अभी खड़ा हो गया, फायदा हो गया, तो कितने का, 8। तो अगर मैच्योरिटी है, डेथ है, तो जेएलपी रिजर्व में ज्यादा बैलेंस रहेगा। लेकिन पॉलिसी अगर सरेंडर किया, पॉलिसी अगर सरेंडर किया, प्लीज ध्यान देना, तो उस समय जितना जेएलपी का अमाउंट रहेगा उतना ही जेएलपी रिजर्व का है। सरेंडर किया तो जितना सरेंडर वैल्यू उतना ही मिलेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा। एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा मतलब ये वाला फायदा नहीं होगा, तो क्या आएगा, सिर्फ ये 7,000। बरोबर। एक बार फिर से मेरे ख्याल से मैं वापस सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूं, एक बार वापस सुन लो, तीनों भी मेथड वापस सुनना। आ जाओ फिर से एक बार देखो सारे बच्चे, देखो देखना जरा बेटा, हम लोग यहाँ पे एक नहीं रिटायरमेंट के केस में क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर रहे थे, तो उस समय उसके अंदर में जेएलपी का कुछ कॉन्सेप्ट आया, बरोबर है। तो जेएलपी का कॉन्सेप्ट, वो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमने जेएलपी का कॉन्सेप्ट देखा। जेएलपी हम लोग क्यों देखते हैं कि कोई पार्टनर अचानक छोड़ के चला गया तो उसको भरमसाठ पैसा देना है, ये रिस्क है। इस रिस्क को कि अचानक इतना पैसा कहां से लेके आएंगे, ये रिस्क है। इस रिस्क को हम लोग इंश्योरेंस कंपनी के पास ट्रांसफर कर रहे हैं। उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है आओ लाइन में लगो, एक पॉलिसी निकलवाओ। तो हमने एक पॉलिसी निकाल ली, उसका नाम क्या है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो फर्म ने उसका प्रीमियम देना चालू किया। अब जैसे ही फर्म ने प्रीमियम दे दिया, इंश्योरेंस कंपनी तो प्रीमियम लेके भाग गई, लेकिन फर्म का अकाउंटेंट मुश्किल में आ गया कि सर अब उस प्रीमियम की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो हम आईसीआई के पास गए। आईसीआई बोली कि 3 तरीके हैं, या तो जेएलपी प्रीमियम को एक्सपेंस ट्रीट करो, बता दो एक बार पूरा शॉर्ट में अच्छे से वापस बताता हूं, या तो एक्सपेंस ट्रीट करो, या तो जेएलपी प्रीमियम को जो पे कर रहे हो उसको असेट ट्रीट करो, जेएलपी नाम की एसेट में बढ़ाते जाओ, या फिर जेएलपी प्रीमियम जो पे कर रहे हो उसको असेट ट्रीट करके उसके प्लस माइनस के लिए एक रिजर्व क्रिएट करो। सेकंड मेथड में जो भी नुकसान हो रहा था वो कहां डाल रहे थे, पीएनएल में। थर्ड मेथड में जो भी सरेंडर वैल्यू पे लाते समय नुकसान हो रहा है वो कहां पे डाल रहे बेटा, जेएलपी रिजर्व में। सो फर्स्ट मेथड के अंदर में मैंने प्रीमियम पे किया, जेएलपी प्रीमियम टू बैंक, साल के आखिरी में प्रीमियम को ट्रांसफर कर दिया पीएनएल में, पीएनएल टू जेएलपी प्रीमियम, खेल खत्म। सेम एंट्री आखिरी तक करना है। और फर्स्ट मेथड के अंदर में चाहे ये रहो चाहे ये रहो, ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है, बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल, बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल, कम मिलो ज्यादा मिलो, 1 रुपया मिलो 1 करोड़ मिलो, कुछ भी मिलो, एंट्री सेम है फर्स्ट मेथड में, बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल। सर ज्यादा मिला तो, अरे बाबा भूतकाल में जितना भी दिया सबको क्या ट्रीट किया, एक्सपेंस। सबको भूतकाल में जितना भी दिया सबको क्या ट्रीट किया, एक्सपेंस। तो अभी जितना भी मिलेगा सबको, जो भी मिलेगा, चाहे सरेंडर वैल्यू मिलो चाहे फुल अमाउंट मिलो, सबको क्या ट्रीट करेंगे, इनकम, और जाएगी कहां, पार्टनर्स कैपिटल में। ये फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड मैं जब बता रहा हूं उस समय भी किसी बच्चे को कोई डाउट आए तो तब कहते पूछना बेटा, अच्छे से ध्यान देना, सिर्फ डाउट पूछने के लिए आपको कॉन्सेंट्रेट करना होगा। उसके बाद में सेकेंड मेथड में क्या है, ट्रीटेड एज एन एसेट। अब एसेट ट्रीट कर रहे हैं, प्रीमियम पे किया उसके लिए, है ना, तो हम लोग एंट्री पास करेंगे जेएलपी टू बैंक, और ये 10,000 का जो प्रीमियम पे किया इसे मैं जेएलपी नाम की एसेट में लिख दूंगा। और वो एसेट कहां दिखाने वाला था मैं, बैलेंस शीट में। जैसे मैंने बैलेंस शीट में 10,000 रुपए दिखाया, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आ गया, बोला नहीं दिखा सकते 10,000। मैंने बोला मैंने तो पे किया 10,000, रिसीट भी मेरे पास। उसने बोला इस रिसीट की आज की वैल्यू, सरेंडर वैल्यू कितनी है, 7। आज अगर तू इस रिसीट को सरेंडर कर दे तो ये रिसीट तुझे नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितना दे सकती है, 7। तो तू बता 7,000 की एसेट को तू 10 पे कैसे दिखा सकता है। मैंने बोला यार बात तो सही है, ये तो ओवर स्टेटमेंट हो गया ना एसेट का, उसकी रियलाइजेबल वैल्यू। आप स्टॉक का भी तो वैल्यूएशन ऐसे ही करते हो, याद करो इन्वेंट्री टॉपिक, यू हैव टू वैल्यू द इन्वेंट्री एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर। और इसके पीछे का लॉजिक हमने देखा था प्रूडेंस, और कहां लिखा था ये, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 में, फाउंडेशन की बात कर रहा हूं, सी फाउंडेशन की। 10 नंबर है इस बार इन्वेंट्री के, कल ही रात को सपना आया मेरे को, 10 मार्क्स का इन्वेंट्री का क्वेश्चन है। अरे हर अटेम्प्ट में आता है 8 का, इस बार 10 का आएगा, हर अटेम्प्ट में आता है, कोई अटेम्प्ट छूटता नहीं है। विदाउट इन्वेंट्री आपका फाउंडेशन का पेपर ही नहीं रहेगा। तो इन्वेंट्री में भी वैल्यूएशन कैसे किया, एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर। तो यहां पे भी मुझे बताओ कॉस्ट कितनी है 10,000, एनआरवी कितनी है 7,000, लोअर क्या है 7,000, तो 7 पे वैल्यू करना है। तो 7 पे अगर मैं वैल्यू करता हूं तो मैंने प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को बोला यार, पर ऑलरेडी जेएलपी नाम का जो लेजर बुक्स में खुला हुआ है उसमें कितना दिख रहा है 10,
और तू बोल रहा है 7 पे लेके आ, तो 3 कहां डालू? उसने बोला कहीं भी डाल, पीएनएल में डाल दे। तो मैंने लिख दिया पीएनएल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू जेएलपी। अब जेएलपी किस पे आ गए देखो जरा, जेएलपी डेबिट्स 10, जेएलपी क्रेडिट 3, तो नेट आ गया जेएलपी बैलेंस शीट में 7। ऐसा हर साल प्रीमियम पे करना है, जेएलपी को सरेंडर वैल्यू पे लाना है, प्रीमियम पे करना है, जेएलपी को सरेंडर वैल्यू पे लाना है, हर साल प्रीमियम पे करना है, जेएलपी को सरेंडर वैल्यू पे लाना है, और हर साल डिफरेंस पीएनएल के डेबिट में डालते रहना है, डालते रहना है, डालते रहना है, डालते रहना है। ये बात समझ में आ रही सभी को? और जब पॉलिसी मैच्योर होगी या किसी की डेथ होगी या सरेंडर होगी, सरेंडर होगी तो मिलेगा सरेंडर वैल्यू, डेथ हुआ तो मिलेगा फुल वैल्यू, सरेंडर हुआ तो मिलेगा सरेंडर वैल्यू, डेथ हुआ तो मिलेगा फुल वैल्यू, डेथ हुआ तो या मैच्योर हुआ तो मिलेगा फुल वैल्यू। हाँ, पॉलिसी मान लो आपको समझाने के लिए मैच्योर हो गई या किसी की डेथ हो गई तो क्या मिलेगा? फुल वैल्यू। और कॉमन सेंस वो फुल वैल्यू बैलेंस शीट में जो सरेंडर वैल्यू लिखी है उससे ज्यादा रहेगी। ज्यादा है तो ओ वाह फायदा, डाल दिया पार्टनर्स कैपिटल में। पॉलिसी गई कितने की? 7 की, मिला कितना? 15, फायदा 8। आप चाहो तो इसे पीएनएल में भी डाल सकते हो, 2 पीएनएल भी लिख सकते हो, और पीएनएल में लिख के भी अल्टीमेटली मरेगा कहाँ? पार्टनर्स कैपिटल में, क्योंकि पीएनएल का नेट बैलेंस कहाँ जाता है? नेट प्रॉफिट और लॉस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कुछ बात समझ में आ रही क्या? उसके बाद और थोड़ा आगे बढ़ते, अगर सरेंडर वैल्यू आए तो 7 के बदले 7 ही आया, समझ में आया? सर फिर यहाँ पे रिजर्व, यहाँ रिजर्व कोई अकाउंट था ही नहीं, खत्म। थर्ड मेथड, फिर से जेएलपी को, पहली 2 मेथड में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो यस बेटा, एनीबॉडी? यस हाय दीपक। एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट इन दीज फर्स्ट 2 मेथड्स? इस फर्स्ट 2 मेथड में किसी बच्चे को कोई डाउट है? मैं एक बार फिर से बता देता हूं, हम लोग जॉइंट लाइफ पॉलिसी है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है वो देख रहे हैं। पहले 2 मेथड में किसी बच्चे को कोई डाउट है? एनीबॉडी? हाँ प्लीज, एनीबॉडी? किसी को कोई डाउट है? पक्का? आगे बढ़े, बोल बेटा, हाँ कुछ कहना चाहता है, चलो आगे। थर्ड मेथड में क्या है? इसे ऐसे ट्रीट करना है जैसे सेकंड मेथड के अंदर में जीएलपी टू बैंक, वैसे ही थर्ड मेथड में जीएलपी टू बैंक। उसके बाद जैसे सेकंड मेथड के अंदर में जीएलपी को हमने सरेंडर वैल्यू पे लाया था, वैसे ही यहां पे भी जीएलपी को सरेंडर वैल्यू पे ही लाना है। सिर्फ इतना एक एक्स्ट्रा है इसमें कि यहाँ पे जितने का प्रीमियम पे किया उतने का क्या क्रिएट करना है? पहले रिजर्व, और सरेंडर वैल्यू पे लाने के लिए जो नुकसान हुआ 10 का जो 7 हुआ, वो नुकसान जेएलपी रिजर्व में डेबिट कर देना है। पहले रिजर्व खड़ा करो और उसके बाद में जो भी नुकसान हुआ उस रिजर्व को डेबिट करो। पहले रिजर्व क्रेडिट करो, अल्टीमेटली गया वो पीएनएल में, क्योंकि रिजर्व कहां से बनाया था? पीएनएल से। सिर्फ दिखाने के तरीके, तुमको पार्टी देना ही है तुम्हारे दोस्त को तो ऊपर के जेब के पैसे से दो कि अंदर के जेब के पैसे से दो, जाएगा तो तुम्हारी जेब से। सही है कि गलत है? बताओ मेरे, यस और नो? और उसके बाद में हर साल जेएलपी रिजर्व आपका सरेंडर वैल्यू पे आ जाएगा, एट द सेम टाइम आपकी जेएलपी भी सरेंडर वैल्यू पे आएगी, जेएलपी रिजर्व भी सरेंडर वैल्यू पे आएगा। दोनों भी कौन से वैल्यू पे आएंगे? सरेंडर वैल्यू पे। इसीलिए अगर पॉलिसी सरेंडर किया तो जो जेएलपी रिजर्व है वो सरेंडर वैल्यू पे रहेगा, और ये कहां ट्रांसफर कर देना? पार्टनर्स कैपिटल में। देखो सरेंडर वैल्यू कितनी थी इसकी? 7 थी ना बच्चों? 8 क्यों लिखवाए रे फिर? 7,000 बरोबर ना? और अगर मैच्योर या डेथ हुआ तो ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा जो भी मिलेगा वो रिजर्व में जाएगा। सो रिजर्व में पुराना वाला 7 था प्लस अभी जो एक्स्ट्रा मिला वो, तो टोटल कितना चला जाएगा? 15। ये बात समझ में आई क्या? एक बच्ची बोली सर सेकंड मेथड में बैंक बैलेंस बढ़ेगा ना? हाँ बेटा बढ़ेगा। सेकंड मेथड में क्यों? तीनों मेथड में बैंक बैलेंस बढ़ेगा। जब भी तीनों मेथड में पॉलिसी का, सिर्फ सेकंड में थोड़ी बढ़ेगा बेटा, तीनों मेथड में बढ़ेगा ना। देख, पैसा 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 पैसा, ये कहां गया और कहां गया रे? पैसा। तीनों मेथड में बैंक बैलेंस बढ़ेगा बेटा। ये देखो थर्ड मेथड में बढ़ा, ये देखो सेकंड मेथड में। मैं यहाँ पे ना ऐसा मार्क कर देता हूं, हाँ यहाँ पे देखो मैच्योरिटी और डेथ फुल वैल्यू, या सरेंडर किया तो फिर से
मैच्योरिटी या डेथ फुल वैल्यू, सरेंडर किया तो सरेंडर वैल्यू, मैच्योरिटी या डेथ रही तो फुल वैल्यू, सरेंडर किया तो सरेंडर वैल्यू। बस यहाँ पे आखिरी में एक एक्स्ट्रा है, एट लास्ट जो भी बैलेंस बचेगा। एक बच्ची बोल रही है कि सर फर्स्ट और थर्ड मेथड में पार्टनर्स कैपिटल भी बढ़ रहा है। क्यों बेटा, फर्स्ट थर्ड में क्यों, सेकंड में भी बढ़ रहा है ना, देखना साक्षी, सेकंड मेथड में भी बढ़ रहा है ना पार्टनर्स कैपिटल। जब 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 तुम्हें एक्स्ट्रा मिलेगा तब तक पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेगा। सर फिर फर्स्ट मेथड में एक्स्ट्रा नहीं मिला तब भी पार्टनर्स कैपिटल बढ़ाए, क्योंकि फर्स्ट मेथड में भूतकाल में 1 रुपया भी दिया तो आपने क्या बोला, एक्सपेंस। तो फर्स्ट मेथड में 1 रुपया भी मिला उस पॉलिसी से तो आप उसे क्या बोलोगे, इनकम। बरोबर है कि नहीं? और बताओ, सेकंड में सिर्फ बैंक बढ़ रहा है, कौन सी केस देख रही बेटा तू? सरेंडर वैल्यू के समय सिर्फ बैंक ही बढ़ेगा ना, सरेंडर वैल्यू में पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा मुझे कुछ मिला ही नहीं। हाँ, फुल वैल्यू के समय मुझे एक्स्ट्रा मिला तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल बढ़ गया। देख, ये दो केस है हर जगह, मैच्योरिटी सरेंडर, मैच्योरिटी और डेथ और सरेंडर, मैच्योरिटी और डेथ और सरेंडर, मैच्योरिटी और डेथ और सरेंडर। और कोई, और कोई प्लीज। थर्ड में, थर्ड में काय को, तीनों में कैपिटल कम होगा, तीनों में कम होगा। देख फर्स्ट मेथड में भी कैपिटल कम हुआ, ये देख, जब तुम इसको एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हो, पीएनएल को डेबिट कर रहे हो तो अल्टीमेटली कैपिटल कम होगा। सेकंड मेथड के अंदर में हर बार सरेंडर वैल्यू पे ला रहे हो तब पीएनएल डेबिट किया तो यहाँ पे भी कैपिटल कम हुआ। थर्ड मेथड में जब जेएलपी रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं तब पीएनएल को डेबिट कर रहे हैं, यहाँ पे भी कैपिटल कम होगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके अंदर में आपको दिख जाएगा। और कोई बेटा, बोलो बोलो मुझे। और थर्ड वाले में मैच्योरिटी पर जो रिजर्व है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हाँ बेटा, जब कभी भी पॉलिसी बंद कर देंगे, फिर चाहे सरेंडर रीजन हो, चाहे मैच्योरिटी हो, चाहे डेथ हो, कोई भी केस हो, आखिरी में जो कुछ रिजर्व में बचेगा, 1 रुपया, 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, वो सब ट्रांसफर कर देना पार्टनर्स कैपिटल को। तीनों मेथड को आप एक बार सेपरेट सेपरेट रखोगे ना तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। फर्स्ट मेथड की खेल कहानी सेपरेट रखो, सेकंड की सेपरेट रखो, थर्ड की आप सेपरेट रखो। फिर भी और किसी बच्चे को कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और एनीबॉडी समझा बेटा? इधर में पक्का? एक बार मुझे फिर से बता दो तो यार, मुझे ऐसा आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। फर्स्ट मेथड में बताओ मुझे एंट्री क्या रहेगी। JLP प्रीमियम अकाउंट विल बी डेबिटेड। थैंक यू, क्या बात है यार इसमें, JLP प्रीमियम टू बैंक। दीपक वाघेला, हाँ, JLP प्रीमियम टू बैंक। उसके बाद PNL टू, उसके बाद मैच्योरिटी और डेथ और सरेंडर, तीनों में से कोई भी केस रहो, बैंक टू, हो गई फर्स्ट मेथड खत्म। सेकंड मेथड, हाँ बोलो। यहाँ पे असेट था, यहाँ पे एक्सपेंस है, बोलो। JLP टू, यहाँ पे JLP क्या है, उसके बाद PNL अकाउंट डेबिट टू ब्रॉट डाउन टू इट्स सरेंडर वैल्यू। चलते रहेगी सेम एंट्री। और उसके बाद मैच्योरिटी या डेथ हो गई तो क्या रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट 15 टू JLP 7 टू पार्टनर्स कैपिटल 8। और इसी में अगर सरेंडर किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू 7 हो गई दूसरी मेथड खत्म। थर्ड मेथड,
असेट ट्रीट करके क्या क्रिएट किया? बोलो। JLP अकाउंट विल बी डेबिटेड टू बैंक। ये JLP क्या है? एसेट। दूसरा PNL, पहले रिजर्व खड़ा करो। हाँ, PNL अकाउंट विल बी डेबिटेड टू। उसके बाद JLP रिजर्व अकाउंट विल बी डेबिटेड टू, ब्रॉट डाउन टू इट्स सरेंडर वैल्यू। चलते रहेगा ऐसे। मैच्योरिटी या डेथ है? बैंक अकाउंट डेबिट 15 टू JLP 7 टू JLP रिजर्व 8। और इस केस में JLP रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने? 15 टू पार्टनर्स कैपिटल 15। और यहाँ पे अगर सरेंडर किया तो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड 7 टू JLP 7। और JLP रिजर्व में कितना बैलेंस रहेगा? 2 पार्टनर्स कैपिटल 7 7। ये लो, हो गए तीनों केस। हो गए इतने ही। जूम किया तो छूट जाएगा इधर उधर। जूम आउट। डन। एनीबॉडी और किसी बच्चों को कोई डाउट? एंट्रीज क्लियर है? समझ में आया नहीं सभी को? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में इसके ऊपर आ सकता है। लास्ट अटेम्प्ट में JLP के ऊपर नहीं था क्वेश्चन, और ये अल्टरनेट में पूछते हैं, आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। करके हमने 2-3 बार देखे। हाँ, थर्ड हाँ, थर्ड में पूछते हैं जनरली। मतलब उनको अगर थोड़ा सा पेपर फिर से 14% रिजल्ट चाहिए तो थर्ड मेथड है। बराबर। हाँ, उतने के रिजर्व बनाना, तभी तो वो उसको कुशन का काम करेगा ना। वो रिजर्व शॉकअप का काम कर रहा है। JLP जो भी हिल रही है, प्लस माइनस हो रही है, उसके शॉक कौन एब्सॉर्ब कर रहा है? PNL नहीं, रिजर्व। चले आगे। बरोबर। PNL च्या ठिकाणी रिझर्वला डेबिट करायचा। तयार रिझर्व होते, PNL तयार नहीं होत। PNL रिजल्ट आहे, आउटकम फाइनल। बड़े बेटे आगे। इधर जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे बेटा, दोनों जगह पे जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे, सॉरी मैंने एक चैनल ओपन ही नहीं किया। नहीं मतलब उसके डाउट। बरोबर, सब लोग साथ में। हाँ, बहुत जल्दी हो गया रे कॉन्सेप्ट, 1 घंटे 20 मिनट में कर लिया आपने। नहीं तो एक कॉन्सेप्ट के लिए 2 घंटे जाते, पर अच्छा कैप्चर किया सभी ने। चलो आ जाओ। हाँ, नहीं इधर है ना, इधर ऑनलाइन में पूछते रहते बच्चे। दिख रहा है बेटा सभी को? डन। यस, हाय बेटा, हाय नीतीश, हाय सूरज, हाय। आ जाओ, प्लीज ध्यान देना बेटा सब लोग। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 करे क्या? अच्छा, इसके अंदर में ना ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को सेपरेट ट्रीट करने के लिए बोले। वो क्वेश्चन जब आएगा तब मैं वैसा बताता हूँ, है ना। उसके चांसेस कम है क्योंकि वो इजी है कंपेयर टू दिस, बट मैं बताता हूँ उसके साथ में। आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 था ना अपने बच्चों, फटाफट से पढ़ो। रेड व्हाइट एंड ब्लैक शेयर्ड प्रॉफिट। आपको मेथड पहचानना है, कौन सी मेथड रहेगी तो, है ना। वो लिखते नहीं बहुत बार नालायक लोग। आपको क्वेश्चन पढ़ के पहचानना होगा कि फर्स्ट मेथड है, सेकंड है कि थर्ड है। रेड व्हाइट ब्लैक शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3 दे टूक आउट JLP। ओ, JLP का क्वेश्चन है। पेज नंबर है मुन्ना इसका 10.147।
प्लीज लिखो 10.147 जीएलपी का क्वेश्चन है रिटायरमेंट का, प्लीज ध्यान देना बेटा। Red, white and black shade of profit and loss in the ratio 5:3. They took out joint life policy in 2018 for 50,000. JLP का फुल अमाउंट कितना है 50,000, पॉलिसी अमाउंट 50,000, मैच्योरिटी अमाउंट 50,000, 1.5 लाख नहीं है, एक ही 50,000 है, उसके 3 नाम है, उसके 3 नाम है। अब प्रीमियम कितना है बेटा साल का, देखो एनुअल है, एनुअल प्रीमियम आपको एनुअल ही रहता है, रियल लाइफ में मंथली या क्वार्टरली प्रीमियम होते, आपको यहाँ पे कैसे प्रीमियम आएंगे एनुअली। और कब देते हैं ऑन 10th जून, तो हर साल 10 जून को देना है, तारीख बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी ऑन 31st December ऑफ द वेरियस ईयर्स, हर साल सरेंडर वैल्यू बढ़ेगी जैसे जैसे आप प्रीमियम पे करोगे। पहले आपने 10,000 का प्रीमियम पे किया, और अगर 10,000 का प्रीमियम पे करने के बाद आप बोलोगे इंश्योरेंस कंपनी को ला मेरे पैसे वापस, मुझे कैंसिल करना है, तो फाड़ के फेंक देगी पेपर और बोलेगी ये ले जीरो, पहले वाले प्रीमियम में कुछ मिलता ही नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी एजेंट लेके चला गया 50% तो हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट है। तो मान लो आपको समझाने के लिए ऐसे बोला, फॉर एग्जाम्पल 10,000 का प्रीमियम पे किया, फर्स्ट ईयर सरेंडर वैल्यू 0, सेकेंड ईयर आपने प्रीमियम पे किया और 10,000, टोटल हो गया 20, सॉरी टोटल कितना हो गया 20। मान लो अब है सरेंडर वैल्यू 7,000, फिर और 10,000 का प्रीमियम पे किया 30, अब सरेंडर वैल्यू समझ लो 15,000 और 10, तो जैसे जैसे प्रीमियम पे करोगे वैसे वैसे सरेंडर वैल्यू बढ़ती जाएगी। आपने 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर दिया, सरेंडर वैल्यू फॉर एग्जांपल 40-50,000, तो अलग अलग साल में अलग अलग सरेंडर वैल्यू है, अलग अलग साल में अलग अलग सरेंडर, वो सरेंडर वैल्यू दी है देखो जरा। तो पहले साल में सरेंडर वैल्यू कितनी थी बच्चों, नील। 2019 में सरेंडर वैल्यू 900, 20 में सरेंडर वैल्यू 21 में, एंड ब्लैक कब रिटायर हुआ 22, 15 अप्रैल 22। बोलो तो प्रीमियम कब पे करते हर साल 10 जून को, और वो रिटायर कब हुआ प्रीमियम पे करने के जैसे 1-1.5-2 महीना पहले, तो उस साल का प्रीमियम पे नहीं करेंगे। पॉलिसी नहीं बची तो काहे प्रीमियम देना है, नहीं तो 2022 का भी 10 जून का प्रीमियम दे दोगे, इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी आ गया बेवकूफ, पॉलिसी खत्म हो गई फिर भी प्रीमियम देने आ गया। समझे ना आप लोग। सो पॉलिसी अगर प्रीमियम देने के पहले खत्म हो गई, सरेंडर कर दी, या फिर डेथ हो गई, मैच्योरिटी हो गई, क्लोज कर दिया पॉलिसी, तो प्रीमियम देना है क्या, नो। आगे रिक्वायर्ड prepare the ledger accounts assuming no joint life policy account is maintained। JLP अकाउंट, ऐसा कोई अकाउंट मेंटेन ही नहीं किया, मतलब कौन सा अकाउंट है JLP प्रीमियम, और JLP प्रीमियम कौन से मेथड में आता है, फर्स्ट मेथड। देयरफॉर कैन आई से दिस इज फर्स्ट मेथड, बरोबर ना। फर्स्ट मेथड मतलब कैन आई से एक्सपेंस ट्रीट किया, और आपको पूछा क्या, ओ माय गॉड, लो लेजर पूछ लिया, तो बहुत इजी है, अभी बना लेते, सबसे कम टेंशन वाला काम ये ले। कौन सा लेजर बनाना है, बोलो बेटा, JLP प्रीमियम अकाउंट बनाओ बेटा फटाफट से, सारे बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग वाले। JLP प्रीमियम अकाउंट, काय को बैंक अकाउंट बनाना, बैंक का बैलेंस है तो भी क्या अपने पास, डेट लिखने में के लिए ये लगती है। क्या बोले बेटा, हाँ डेट का कॉलम रहेगा ना। और ये हर साल JLP प्रीमियम कहां ट्रांसफर करेंगे बच्चों, हर साल JLP प्रीमियम कहां ट्रांसफर करेंगे बच्चों, PNL। बट आप बोलेंगे सर PNL का तो पूरा है नहीं मेरे पास डेटा, तो लिख देना ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट, खत्म। जेल पे कितना लगे प्रीमियम में? देखना कितने साल है तू ही बता, 18, 19, 20, 21, 4 साल, 8-10 लाइन का बनाना ले। चलो बोलो बेटा, पहले वाला प्रीमियम कब पे किया होगा, 2018 में पॉलिसी निकाला बच्चों,
2018 में पॉलिसी निकाला बच्चों, प्लीज ध्यान देना। रुस्तम राने रुस्तम रानियर, कंपनी अकाउंट्स करवा दो। हाँ बेटा, इसके बाद ना एक टॉपिक करेंगे अच्छे से। आ जाओ बेटा, प्लीज ध्यान देना सब लोग। जेएलपी प्रीमियम टू बैंक, बोलो तारीख क्या रहेगी पहली? 2018 के कब दिया प्रीमियम? 10 जून 2018। जेएलपी प्रीमियम टू बैंक, बोलो कितना पे किया? 3000। ईयर एंड क्या है बच्चों? कैलेंडर ईयर दिख रहा है तो 31 दिसंबर है क्या? ईयर एंड 31 दिसंबर 18। कहां मरेगा ये प्रीमियम? बाय पीएनएल। क्लोज कर दो 3,000 और पीएनएल के डेबिट में लिखो 31 दिसंबर 18 टू जेएलपी प्रीमियम। बरोबर है क्या? पीएनएल की टोटल बिटल कुछ मत लिखना, आधे अधूरे की टोटल होती है क्या कभी? हाँ, बस ब्लैंक छोड़ देना उसको। फिर अगले साल 10 जून 2019 फिर से टू बैंक, फिर से टू पीएनएल, सॉरी बाय पीएनएल, फिर से पीएनएल के डेबिट में टू जेएलपी प्रीमियम ट्रांसफर किया, फिर से 10 जून 2020। क्या फालतू क्वेश्चन है देखो, इसके 5 नंबर मिले बच्चों को। फिर से 31 दिसंबर 2020, फिर से पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया बाय पीएनएल टू जेएलपी प्रीमियम, फिर से पीएनएल के डेबिट में लिख दिया पीएनएल टू जेएलपी प्रीमियम, फिर से 10 जून 2021, फिर से जेएलपी प्रीमियम टू बैंक, फिर से 31 दिसंबर 2021 बाय पीएनएल टू जेएलपी प्रीमियम, फिर से टोटल करो और फिर से यहाँ पे 31 दिसंबर 2021। हो गए क्या 4 साल? सर 10 जून 2022, अरे 10 जून 2022 अभी तक आया ही नहीं है। 10 जून 2022 अभी तक आया ही नहीं है। ये बात समझ में आई कि सभी को? क्लियर? ये बात क्लियर है? पक्की बात? अभी बताओ कब सरेंडर किया बेटा? ब्लैक रिटायर्स ऑन 15 अप्रैल 2022। तो बोलो बेटा, अब उस समय की वैल्यू क्या थी? हाँ बोलो। 2021 की वैल्यू दी है? सर 22 की वैल्यू तो दिया ही नहीं है। 22 की देते भी थे तो क्या बिगड़ जाता था? आपने 22 का प्रीमियम दिया तो भी क्या? तो चुपचाप से 21 का सरेंडर वैल्यू ले लो। अब बताओ एंट्री क्या रहेगी? बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। बराबर है ना? नहीं नहीं, सिर्फ लिख करके रख लेना वर्किंग नोट के अंदर में। कितना है बेटा बताओ? 3600। या कुछ बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं यहाँ पे, देखो ये देखो, ये देखो, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू जेएलपी अकाउंट, बट ये जेएलपी क्या है? इनकम। देख रहे बेटा, एक बार देख ले, ट्रीटमेंट का फर्क है। और ये जेएलपी अकाउंट को डेबिट करके फिर लिख दो टू पार्टनर्स कैपिटल। या तो नीचे की 2 एंट्री करो, 3 पार्टनर्स थे ना बच्चों, रेड ब्लैक व्हाइट, रेड व्हाइट ब्लैक, 2 रेड 2 व्हाइट एंड 2 ब्लैक। क्या रेशियो था बेटा इन तीनों का? 5-2 5-3-2, यानी कितना आया बताओ मुझे? नहीं नहीं 5, 360 इंटू 5 करो, 7-5-30, 1500, 300, 1800, 360 इंटू 3,
ऊपर में भी रेड व्हाइट ब्लैक। बोलो बेटा कितना आया 1800 के बाद? करो करो, 5 3 2 में बाइफरकेट करो। 3600 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3 कितना है मुन्ना? 1080। हाँ 3600 डिवाइड बाय 10 इंटू 2 720 आएगा शायद। बरोबर, ऑल सेट। अठारह सौ 1080 720, या तो ऊपर की एंट्री या तो नीचे की। देखो ना नीचे में भी सेम है ना, जेएलपी में डाल के जेएलपी क्रेडिट भी जेएलपी डेबिट, अल्टीमेटली हुआ क्या? बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल। ऊपर भी गया बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल। ये जो जेएलपी, जेएलपी को क्या ट्रीट किया है? इनकम। इनकम या तो इनकम के थ्रू एक अकाउंट के थ्रू घुमा के पार्टनर्स कैपिटल में डालो, या तो डायरेक्टली पार्टनर्स के कैपिटल में डाल दो। कैसा भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। बरोबर। बाप रे सारे ऑनलाइन वाले। साक्षी बोल रही फुल अमाउंट मिलना चाहिए था। साक्षी क्यों क्यों फुल अमाउंट? क्यों फुल अमाउंट मिलेगा? बता बता बेटा क्यों फुल अमाउंट मिलेगा? मैच्योर हुई पॉलिसी? नहीं। डेथ हुआ किसी की? नहीं। ना मैच्योरिटी है ना डेथ है, मतलब क्या है? सरेंडर। फुल अमाउंट क्यों मिलेगा? रिटायर हुआ है ना। ना ही मैच्योरिटी है ना ही डेथ है। इन दोनों के अलावा हमने देखा है ना लिखते समय क्या मिलेगा? सरेंडर वैल्यू। बरोबर। 3600 दिया है ना, रिटायरमेंट के जस्ट पहले का सरेंडर वैल्यू। रिटायरमेंट के जस्ट पहले का सरेंडर वैल्यू लेटेस्ट वाला 3600 था, तो 3600 ले लिया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑनलाइन 2 ही बच्चे बचे। नहीं बेटा, हाँ, एक बच्ची ने पूछा, एक बच्चे ने सवाल पूछा, सर रिटायरमेंट का रिस्क नहीं कवर करता है क्या जेएलपी? बॉस फिर तो क्या है, हम 5 लोग पार्टनरशिप फर्म बनाएंगे, जेएलपी निकालेंगे 25 करोड़ का, और निकालते ही वो इंश्योरेंस ऑफिस से बाहर निकलते ही बाहर आ गए रिटायर्ड, और वहीं से ऑफिस के अंदर में लाओ 25 करोड़। रिटायरमेंट का रिस्क कवर नहीं करेगा। समझ में आया ना? या तो डेथ, या तो मरना होगा, या तो पॉलिसी मैच्योर होने तक इंतजार करना होगा। रिटायरमेंट का रिस्क कवर नहीं करता है ना बच्चों? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों इस बार देखो सेम प्रश्न है, लेकिन इस बार मेथड अलग है। मतलब हमने इस बार जेएलपी को क्या ट्रीट किया बच्चों? एसेट ट्रीट किया है। अब असेट में सर 2 मेथड है, सेकंड मेथड है कि थर्ड? हे प्रश्न बता, जेएलपी रिजर्व बनाने के लिए कुछ बोला है क्या कहीं पे? नो। तो सेकंड ट्रीट कर दो, ज्यादा इजी है। क्यों दिमाग को तान देना? यस और नो? चलो बोलो बेटा, हर साल प्रीमियम कितना दे रहे हैं? सेम क्वेश्चन है देखो, पिछले पिछले बारी में जेएलपी प्रीमियम अकाउंट बनाया था ना। अब देखो जेएलपी अकाउंट, और ये कौन सा अकाउंट है? देखो सेम है बार बार, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैं बना के बताता हूँ भैया, ये नहीं बना के बताता हूँ ना। जेएलपी अकाउंट बोलो कब पे किया? 10 जून 2018। बोलो कितना है? टू बैंक। और ये जेएलपी अकाउंट क्या है बच्चों? एसेट। कितना पे किया? 3000। बरोबर ना? प्लीज ध्यान देना सब लोग। एसेट को हम लोग हर साल के आखिरी में कौन सी वैल्यू पे लाते बताओ? सरेंडर वैल्यू पे। सरेंडर वैल्यू पे लेके हो गया। चलो ये लो 31 दिसंबर 2018। बोलो सरेंडर वैल्यू कितनी है फर्स्ट ईयर के एंडिंग की? बोल बेटा 0, नील। तो पूरा का पूरा क्या हो गया? नुकसान। कहां डालेंगे? बाय पीएनएल। और बैलेंस कैरिड डाउन कितना है? सरेंडर वैल्यू 0, नील। क्योंकि सरेंडर वैल्यू कितनी है? नील है फर्स्ट ईयर में।
और दूसरा एक और अकाउंट बना लो, पीएनएल। पीएनएल के डेबिट में 2 जेएलपी 3000, इसकी टोटल मत करना। सही है ना? सारे बच्चे इधर जो लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं बेटा, बोलो सर फर्स्ट ईयर की सरेंडर वैल्यू नील आपको कहां दिखा? अरे देखने लिखा है ना 2018 नील, 2019 900। फिर से प्रीमियम पे किया गया बच्चों, पहले इसको बैलेंस ब्रॉट डाउन, वैसे नील है तो लेने की जरूरत नहीं है। फिर से 10 जून 2019 टू बैंक, फिर से पे किया प्रीमियम। सर ये पिछले वाले में तो आपने ब्रॉट डाउन नहीं किया। एक्सपेंस कभी ब्रॉट डाउन होते क्या रे नेक्स्ट स्प्रेड में? असेट ब्रॉट डाउन होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे असेट को ब्रॉट डाउन किया। पिछले वाले में क्या थे? एक्सपेंस। एक्सपेंस इसलिए मैं ब्रॉट डाउन नहीं करता था, एक्सपेंस डायरेक्ट पीएनएल में जाते थे पूरे 3-3 हजार हर साल। बोलो फिर से 31 दिसंबर 19 की सरेंडर वैल्यू कितनी है बच्चों बताओ? 19 की सरेंडर वैल्यू 900। बोलो बेटा कितना है? 0 प्लस 3000, 3000 में से बचा सिर्फ 900। बोलो कितने का नुकसान? कहां मरेगा? पीएनएल में। बोलो सरेंडर वैल्यू बैलेंस कैरिड डाउन कितना? 900 आया क्या? कैरी फॉरवर्ड करो नेक्स्ट स्प्रेड में। समझा क्या क्या चीज है? इसका दूसरा इफेक्ट दो पीएनएल में, 2 जेएलपी कितना है? 2100 से कम हुआ ना। उसके बाद फर्स्ट 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 जनवरी 2020 को तुला माहिती आहे का? 1 जनवरी 2020 ला क्या हुआ देखो तो, हमने ब्रॉट डाउन कर लिया 900। मेरे को ये बड़ा प्यारा बच्चा लगता है शिवम, एकदम से ऐसा बोलता है ना। आपको देखिए ना हम लोग बोल भी सकते हैं। 2020 के अंदर में उसकी सरेंडर वैल्यू कितनी है बच्चों? जस्ट 2000। पहले पे तो कर दो प्रीमियम। 10 जून 2020 टू बैंक। बोलो टोटल कितना हो गया था? 900 और 3000, 3900, बट बचा कितना? सिर्फ 2000। बोलो कितने का नुकसान हुआ? बैलेंस कैरी डाउन पहले ही मालूम है ना आपको, सरेंडर वैल्यू। बोलो कितने का नुकसान? वेरी गुड। कहां जाएगा नुकसान? कर पाओगे क्या आप ऐसे? सही है ना? किधर की कर लेना, टोटल सेम ही आएगी ना, 3900 30 कर लेना। 31 ये नहीं करना, एक्सट्रैक्ट है भैया पीएनएल। 2 जेएलपी बरोबर। उसके बाद वैसे 1/1/21 बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था? पे करो प्रीमियम। बोलो बेटा लास्ट की वैल्यू कितनी है? 3600। बोलो नुकसान कितने का हुआ? 1400 बाय पीएनएल। 2 और 3 5000 के असेट की वैल्यू बची कितनी? 3600। 3600 ये दिया हुआ है। रुको वहां पे बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखूंगा, बरोबर है क्या? कब सरेंडर किया बताओ तो मुझे, रिटायर कब हुआ था? 15 अप्रैल। हाँ लिख सकते बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैरी डाउन 1 जनवरी 22, बैलेंस ब्रॉट डाउन 3600, और ये रिटायर हो गया बॉस 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल। इस बार पे मत करना क्योंकि प्रीमियम देने के पहले रिटायर्ड हो गया, वो प्रीमियम दिया था 10 जून को बाय बैंक। इसका भी लिख दो ना यहाँ पे, 31 दिसंबर 20 हो गया था ना अपना, ये 21 है। 21 2 जेएलपी कितना आएगा बेटा? 1400। ये देखो पीएनएल में ट्रांसफर कर रहे हैं हर साल।
बाय बैंक कितना आया 3600। बरोबर है क्या? हो गया खेल खत्म। सर इसमें फायदा नुकसान नहीं, जितनी सरेंडर वैल्यू थी उतना ही आया। क्वेश्चन नंबर 9, एबीसी आर पार्टनर्स। 9 से आगे हम लोग कल देखे कि अभी देखना है? हाँ बच्चों, कितना बचा कि एक ब्रेक देख करके देखना है? एक ब्रेक देख लेते हैं। 7:45 झाले, क्योंकि ऑनलाइन सिर्फ 3 ही बच्चे दिख रहे हैं अभी, बाकी सारे बच्चे गए घर पे। बोलो क्या करें, कल देखें? ये अपना कुछ ऐसा पीछे नहीं है, आप चिंता मत करो, अपना सिलेबस होगा पूरा फेस टू फेस ही। तुम सिर्फ जो सिलेबस मैंने पढ़ाया उसकी चिंता करो, रिवाइज करो घर पे। एमआरपी होने वाला है, जो बचा है वो मेरा टेंशन है, तुम उसका लोड मत लेना। बीच रास्ते नहीं छोड़ूंगा आपको, नहीं तो आप जीवन भर माँ बहन की गाली मारोगे। हर जगह क्लास लगाओ लेकिन इसके पास मत लगाना। तो वो मेरे को आपसे ज्यादा मेरे को डर है उस चीज का, ठीक है ना? तो सिलेबस पूरा अच्छे से होगा, उसका लोड मत लेना, है ना? तो हम लोग आज यहीं रुकते हैं, ठीक है? बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे टुमारो। अच्छा, टुमारो का मैं कल का आपको टाइमिंग बता देता हूँ, है ना? कल का टाइमिंग मैं ग्रुप पे मैसेज करता हूँ एक बार देख करके। मोस्ट प्रोबेबली, सॉरी मोस्ट प्रोबेबली कल नहीं रहेगा, परसों रहेगा, क्योंकि कल मेरा इवनिंग में बानेर रहेगा। तो परसों अपना रिटायरमेंट खत्म हो जाएगा सैटरडे को, और परसों सैटरडे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा बैठने के हिसाब से आ जाना, है ना? रिटायरमेंट खत्म हो जाएगा और डेथ कोशिश करेंगे स्टार्ट करने की, इसी टाइम है ना? पोस्ट परसों, हाँ इसी टाइम पे है, क्योंकि परसों से तो अब 3 सवा 3 घंटे के लेक्चर है, 5:30 पौने 6 तक लेक्चर ही रहेगा, बरोबर है ना? तो हम लोग कब मिलेंगे बेटा? सैटरडे को इवनिंग में 6 बजे, इधर ही फेस टू फेस। और लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देखेंगे। तो परसों हम लोग क्या लेने वाले हैं? रिटायरमेंट खत्म हो जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली डेथ भी स्टार्ट होके डेथ भी आता हो जाएगा। रिटायरमेंट में ज्यादा सम नहीं बचे। रिटायरमेंट में तो हम लोग ऑलरेडी 8वें प्रश्न पे आ गए ना, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे अभी। तो ये खत्म हो जाएगा और डेथ अपना स्टार्ट हो जाएगा। आपने प्लीज 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 घर पे जो भी पार्टनरशिप का, रिटायरमेंट का और एडमिशन का हमने पढ़ा है उसका रीड रिवाइज करके आ जाना। और जब आप पढ़ के आओगे तो आपको अगर उसमें कुछ डाउट आते हैं तो अपने डाउट्स निकाल के लेके आना है। डन? अच्छा, आप डाउट क्लास में पूछ सकते हो, क्लास के बाद भी पूछ सकते हो, जैसा आपका कंफर्ट जोन है आप वैसे डाउट पूछो, क्योंकि आपकी एग्जाम है, अभी प्रायोरिटी पहले आपको दी हुई है ना? सिर्फ इतना है कि नहीं, मैं बानेर का पूरा उधर में ऑफ नहीं कर सकता हूँ। बानेर के अंदर में पूरा लेक्चर अगर ऑफ कर दिया ना बॉस, तो पेरेंट्स है ना पहले दिन से मुश्किल कर देंगे। यस और नो? है ना? बाबू अर्जेंट है, मैसेज कर मेरे को, बोलना, बता दो बता दो। ऑल सेट? तो हम लोग कब मिलेंगे बेटा? अभी परसों। हाँ परसों के टाइम पे 6 बजे। कल नहीं, परसों परसों परसों। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। डे आफ्टर टुमारो।